क्या मैं एस्ट्रोलॉजी को अपने बिजनेस में इस्तेमाल करके अंबानी बन सकता हूँ? ध्रुव राठी, इन्होंने एक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाई थी एंड उसमें इन्होंने दिखा रहा कि एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल ही गलत है, फेक है, फ्रॉड है पैसा बनाने के लिए। बीजेपी इस बार इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। आजकल डाइवोर्स रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वो कुंडली मिलाने के बाद भी डाइवोर्स हो जाते हैं लोगों के। राहुल गांधी बहुत अच्छे पॉलिटिशियन नहीं बन पाएंगे, आप उसको नफरत करें या प्यार करें, लेकिन उसे इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आज यहाँ पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, ये पूरे इंडिया पे राज करेंगे, इनकी कुंडली इतनी परमानेंट है। ध्रुव राठी ने एक वीडियो के अंदर बोला जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो सारे फ्रॉड होते हैं, ये सारा काम पैसे लूटने के लिए होता है। बहुत बड़ा क्लेम करा ध्रुव राठी ने और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इस चीज़ को लेकर भड़के हुए हैं क्योंकि एक पूरा करियर है, बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत करी है एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए। और यही चीज़ जानने के लिए हमने एक गेस्ट को इन्वाइट किया जिनका नाम है संजय साधक, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है, और हमने उनसे डीप में जाना कि एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है, फेक है, रियल है या क्या सारी चीज़ें हो और ये कैसे काम करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग हमने इस पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस किया है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, आपका नेचर कैसा, आपका बिहेवियर क्या है और आप फ्यूचर में क्या गलती कर सकते हैं। उससे आप अगर इस पॉडकास्ट को पूरा देखेंगे तो आप वो गलती करने से बच जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है और इस बारी हमने इस पॉडकास्ट के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन करा। अगर आपको जानना है कि वो क्या प्रोडक्शन है तो आप इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देख सकते हैं। संजय जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है, 10 साल बाद तुमसे मुलाकात हो रही है और ऐसा लग रहा है मेरा बिछड़ा पिछले जन्म का कोई भाई मिल गया। आपकी लाइफ कैसी चल रही है अभी? बहुत मस्त चल रही है, सब अच्छा है और ईश्वर की कृपा है। बहुत बढ़िया। मुझे आपसे एक चीज़ जाननी है। वर्ल्ड कप के टाइम पे 2 टीम्स थी, इंग्लैंड और इंडिया, जो सेमीफाइनल में पहुंचे थे। सो हुआ क्या कि वहाँ पे ना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, पंडित वगैरह बहुत लोग बैठाए हुए थे उन्होंने, एंड उन्होंने ये गारंटी दी कि 100% इंडिया ही वर्ल्ड कप लेके आएगा। सो अब ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। उन्होंने बोला 100% आएगा, गारंटी दे दी, सारी चीज़ें बोल दी न्यूज़ के ऊपर, वो भी, एंड उसके बाद वो इंडिया फाइनल में हार गया, सेमीफाइनल। बिल्कुल सही। सो अब मैं, सॉरी टू कट यू, बट मैं यही चीज़ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट कर देती, क्या वो लोग सही हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर या एस्ट्रोलॉजी होती है नहीं होती है? थोड़ा सा मुझे हो जाए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस्ट्रोलॉजी सही है या गलत है। इस पे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं एस्ट्रोलॉजी बोगस है और इससे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसे नहीं होता। बेसिकली हमारा एक सोलर सिस्टम है, उसमें 9 प्लैनेट्स हैं। अब जैसे चंद्रमा है, वैक्सिंग मून, वेनिंग मून होता है, पूर्णमासी आती है तो समुद्र में जो है ज्वार आता है, मतलब पानी ऊपर जाने लगता है। तो जब हमसे 4,37,000 कुछ किलोमीटर चंद्रमा दूर है, जब वो उठने लगता है, उसके ग्रेविटेशन की वजह से समुद्र उठने लगता है। वो लिविंग थिंग नहीं है, समुद्र में जो रह रहे हैं वो लिविंग थिंग है, लेकिन पानी लिविंग थिंग नहीं है। जब उसका स्तर बढ़ने लगता है तो आप ये मान सकते हैं कि किसी चंद्रमा का हमारे ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा। अब सन है, सन लाइट का सोर्स है, पूरी सोलर सिस्टम में सन की, मतलब पृथ्वी पे जो जीवन है वो सूर्य की वजह से ही है, ठीक है। तो सनलाइट में हम पे फर्क पड़ता है। जो लोग इक्वेटर के आसपास रहते हैं उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, जो जितनी ऊपर चला जाता है उनका कॉम्प्लेक्शन उतना अच्छा हो चला जाता है। तो प्लैनेट्स का हमारे ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। और इसी तरह से अदर प्लैनेट्स भी हैं, जुपिटर है, मार्स है, वीनस है, मरकरी है। तो इनका सबका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है उसी की कैलकुलेशन को बेसिकली हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, और ये बिल्कुल साइंटिफिक है। इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी का फर्क नहीं पड़ता। अब आप समझिए, यहां पर हम सांस ले रहे हैं, हवा है, क्या आप डिनाई कर सकते हैं हवा नहीं, हमें दिख नहीं रही, हमें महसूस नहीं हो रही? तो होता क्या है, कुछ लोगों ने कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट किया, उनका कोई काम नहीं बना, तो उनको लगने लगा कि ये कुछ होता नहीं है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल एक्यूरेट साइंस है
एस्ट्रोलॉजर हो सकता है कि गलत हो या उसकी प्रिडिक्शन गलत हो जाए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। सॉरी टू कट यू, आपने बोला प्रिडिक्शन, तो एस्ट्रोलॉजी एक तरीके से जो आने वाला टाइम है उसको भाप सकती है। बिल्कुल, भूत, वर्तमान और भविष्य। एस्ट्रोलॉजी से हम तीनों चीजों के बारे में बता सकते हैं। जो पास्ट लाइफ इवेंट हो चुके हैं हम उनके बारे में भी बता सकते हैं, जो चल रहा है हम उनके बारे में भी बता सकते हैं, और जो होने वाला है हम उनके बारे में भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। क्या मैं एस्ट्रोलॉजी को अपने बिजनेस में इस्तेमाल करके अंबानी बन सकता हूँ? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब यूजुअली लोग बाग कमेंट करते हैं, जैसे कोई रेमेडी डाली, तुम खुद क्यों नहीं अंबानी बन जाते, तुम खुद क्यों नहीं बिल गेट्स बन जाते। बेसिकली आपको जो ये लाइफ मिली है वो आपके प्रारब्ध के हिसाब से मिली। प्रारब्ध मतलब जो आपने पिछले जन्म में अच्छे या बुरे कर्म किए होंगे। आप अच्छे घर में पैदा हुए हैं, अच्छी फिजिक है, अच्छी हेल्थ है, अच्छी फैमिली है, तो इसका मतलब आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। कुछ आपकी लाइफ में लैक कर रहा है, या कोई डिजीज है, या करियर सेटल नहीं है, या शादी में कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे। अब जो आपको अंबानी बनने वाली बात है वो डिसाइड करता है आपका प्रारब्ध। अगर आपने जीवन में पास्ट लाइफ में ऐसे कर्म किए होते कि आप अंबानी के घर पे पैदा हो जाएं, तो वो डिसाइड करता आपका प्रारब्ध। लेकिन आपने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि आप अंबानी के घर पे पैदा हो सके। अब आ जाते हैं बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। अगर आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन है तो आप अंबानी छोड़िए, आप क्या कहते हैं, एलॉन मस्क बन सकते हैं। लेकिन वो सर्टेन कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में होने चाहिए, तभी आप बन सकते हैं। रेमेडीज करने से आप अपनी लाइफ में बेटरमेंट ला सकते हैं, लेकिन लाइफ कोई एस्ट्रोलॉजर दुनिया का चेंज नहीं कर सकता। और ये चीज़ कैसे मेजर करेंगे? बेसिकली जो हमने पास्ट लाइफ में अगर कुछ अच्छे कर्म नहीं करे हैं, कुछ नहीं करा है, तो वो चीज़ कैसे मेजर होगी? इसमें थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में जाना पड़ेगा। बेसिकली हम पूर्व पुण्य जो हैं हमारे वो देखते हैं हम 5th हाउस से। कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर किसी का 5th हाउस प्रोमिनेंट है या 5th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट से हम काफ़ी हद तक बता सकते हैं कि वो पिछली लाइफ में क्या था। मान लिया, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। 5th हाउस में अगर जो किसी व्यक्ति को सूर्य मिला है, बेसिकली 5वां घर सूर्य का ही होता है, तो वो पास्ट लाइफ में राजा के बहुत नजदीक का व्यक्ति था। मंत्री हो सकता है, कौन से नंबर के लिए बता रहे हो आप? 5th कुंडली के 5th हाउस में अगर जो प्रोमिनेंट सन है तो। अच्छा, ठीक है। अगर जो स्कॉर्पियो का सन है तो वो व्यक्ति किसी राजा का सेनापति हो सकता है। तो इस तरह से कुंडली के प्लैनेट्स के और उनके चार्ट का एनालिसिस करने के बाद हम काफ़ी हद तक बता सकते हैं कि उसकी पास्ट लाइफ में वो क्या था। ठीक है, हम इस नंबर्स के ऊपर भी आएंगे, ये नंबर्स कैसे होते हैं, और आई होप ये 1 से 9 तक होते हैं जो टोटल मिला के हम बिल्कुल बिल्कुल इसके ऊपर एक डीप डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को अगर एक लेमन लैंग्वेज में बताना हो आपको, तो आप किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे उसको? देखिए, लेमन लैंग्वेज में आपको एस्ट्रोलॉजी को ऐसे बताना पड़ेगा कि एक व्यक्ति है, उसके जीवन में कोई समस्या है, वो आपके पास अपना चार्ट एनालिसिस कराता है, तो हम कुछ ऐसा उसके लिए कर सकते हैं कि उसकी लाइफ में थोड़े से चेंजेस आ जाए। मान लिया किसी को कोई डिजीज है, या किसी का क्या कहते हैं जॉब नहीं लग रही, या किसी का क्या कहते हैं बेबी होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसके चार्ट का एनालिसिस करके ये देख सकते हैं कि उसके ये जो काम अटक रहा है इसमें कौन सा प्लैनेट जो है वो रोड़ा अटका रहा है, और फिर उस प्लैनेट को अपीज करके उसकी वो चीज़ को हम काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर जो वो चीज़ चार्ट में प्रॉमिस है, मान लिया किसी के चार्ट में प्रॉमिस है कि उसको बेबी होगा, तो रेमेडीज काम करेंगी, कुछ रेमेडीज करके उसको बेबी हो जाएगा। लेकिन अगर जो उसके चार्ट में वो प्रॉमिस नहीं है, तो फिर आप रेमेडी करो या कुछ भी करो, फिर वो चीज़ नहीं हो सकती।
बेसिकली आपको बताऊं एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करता है। एस्ट्रोलॉजर दुनिया के किसी भी व्यक्ति का भाग्य बदल नहीं सकता, सबसे पहली बात तो, वरना अपना ही बदल ले। दूसरी बात क्या है कि एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है कि उस दिन उस समय बारिश होने की संभावना है। अगर जो आप घर से निकलेंगे तो आप रेनकोट पहन के निकलिए, छाता लेकर निकलिए। बारिश होगी तो आप छाता खोलेंगे, रेनकोट पहन लेंगे तो आप कम भीगेंगे। एस्ट्रोलॉजर कभी बारिश को नहीं रोक सकता, ठीक है ना, लेकिन बिना छाते और रेनकोट के भीगने में और छाते और रेनकोट के साथ भीगने में जमीन आसमान का अंतर है। तो इवेंचुअली इंसिडेंट इज गोइंग टू हैपन, बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेलो डाउन द इंटेंसिटी ऑफ इट। मान लिया आपको कोई कार, आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन है एक्सीडेंट का, और उसमें ऐसा है कि आपको बहुत चोट लग सकती है। हम कुछ रेमेडी आपको बताएंगे जो आप सही तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो अगर जो कोई कार आपको 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हिट करने वाली है, वो आपको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हिट करेगी। 70 से करेगी तो थैंक यू सीधा, 20 से करेगी तो थोड़ी बहुत खरोचे आएंगी लेकिन जान बच जाएगी। तो एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एक प्रिकॉशनरी साइंस है, जिसको करने से आप कुछ प्रिकॉशन लेंगे तो आपकी लाइफ में जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम तो आएगी, ये तो श्योर है। समझ गया मैं। नंबर्स बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे अभी नंबर्स की हमारी बात हुई थी तो मेरे अंदर से एकदम आता नंबर्स के बारे में पूछूं। सो नंबर्स से एक्चुअली में चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती हैं? बिल्कुल। देखिए बेसिकली सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना। हर एक प्लैनेट का एक रूलिंग नंबर होता है। किसी का बर्थ डेट जो होता है उसका एक रूलिंग नंबर है और वो एक प्लैनेट से एसोसिएट है। तो उसमें उस प्लैनेट के जो गुण हैं, जो उसके ट्रेड्स हैं, वो ज्यादा आएंगे। मैं आपको सबका ही बता देता हूं, एक एक करके बताते हैं। हाँ, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई इंसान जो है 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा हुआ। इन सबको अगर जो हम सिंगल डिजिट पर लेकर आए तो एक नंबर आता है। एक नंबर बेसिकली सन का नंबर है। सन की क्वालिटीज क्या है? सन बेसिकली राजा है सोलर सिस्टम का, तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी सबसे ज्यादा होती है। उनके अंदर डोमिनेंस बहुत ज्यादा होती है। एक नंबर वालों में, एक नंबर वाले किसी की बात नहीं सुनते, वो सिर्फ अपनी चलाते हैं, क्योंकि राजा किसी की बात नहीं सुनता यार। उनमें लीडरशिप क्वालिटी की बहुत ज्यादा, उनमें थोड़ी सी ईगो की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो अपने आप को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं और होते भी हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं होते, लेकिन हर नंबर के कुछ अच्छे ट्रेड्स हैं और कुछ बुरे ट्रेड्स हैं। अब जैसे लीडरशिप क्वालिटी है एक नंबर वालों में कूट कूट के भरी। एक नंबर वाले जो है, कोई एक नंबर वाला रूम में एंटर करेगा ना तो वो बेसिकली अलग से दिखाई देगा कि प्रोमिनेंट नंबर 1 वाला है। उसका करिश्मा ऐसा होगा कि सब लोग उसकी तरफ देखेंगे। आप उसको नफरत करें या प्यार करें, लेकिन उसे इग्नोर नहीं कर सकते। एक और चीज़ मुझे जाननी है, ऐसे ये नंबर्स होता है, डेट ऑफ बर्थ है जैसे 14 दिसंबर 1995, तो इसको टोटल करेंगे हम। देखिए इसमें भी बहुत सारी चीज होती है। एक होता है ड्राइवर, एक होता है कंडक्टर। ड्राइवर बेसिकली जैसे मैं 24 जून को बॉर्न हूं, तो 2 और 4 आ गया 6, तो ये मेरा ड्राइवर हो गया। अच्छा। अब मैं पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ के देखता हूं तो वो आता है 1, तो ये मेरा कंडक्टर हो गया। ड्राइवर बेसिकली आपका पाथ डिसाइड करेगा कि आपको लाइफ में कहां पहुंचना है। कंडक्टर उसको सपोर्ट करता है। समझ गया, ठीक है ना। अब जैसे मैंने नंबर 1 के बारे में आपको बताया, अब इसमें भी पेच होता है। 10 नंबर वो तो फिर 1 ही हो गया, लेकिन हम 19 नंबर पे जाएंगे तो उसमें 1 नंबर भी होगा और 9 नंबर भी होगा, तो उसमें दोनों की क्वालिटीज आएंगी। ठीक है। अब 28 है, वो भी नंबर 1 पे आता है, तो उसमें नंबर 1 की भी क्वालिटीज होंगी, नंबर 2 की भी क्वालिटीज होंगी और नंबर 8 की भी क्वालिटीज होंगी। लेकिन प्रोमिनेंट जो क्वालिटीज होंगी वो नंबर 1 की होंगी, क्योंकि सिंगल डिजिट में वो 1 आ रहा है। समझ गया। जो आपने एक नंबर की लीडरशिप क्वालिटी बताई है, उसके प्लस भी है और माइनस भी है, हम दोनों चीजें डिस्कस करके चलेंगे।
अब बात करें इसमें रह रहा है नंबर 1 में कुछ रह रहा है? नंबर 1 बहुत लंबा है, मैं मतलब सब चीज बताऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं छोटे छोटे उसमें बता देता हूँ। लीडरशिप क्वालिटी, इन लोगों को फेम लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इनमें ईगो की प्रॉब्लम होती है और इनमें एक आदत होती है अपनी चलाने की। ये लोग कमियां बहुत निकालते हैं, लेकिन ये परफेक्शनिस्ट भी होते हैं, क्योंकि ये जितने तरीके से काम करते हैं उतने तरीके से लोग काम नहीं कर पाते, क्योंकि राजा है ना भाई। दूसरी चीज इनमें जो सबसे प्रोमिनेंट मैंने देखी है, अगर जो आप प्रोमिनेंट नंबर 1 हो, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है वो आदमी हेल्प नहीं मांग सकता किसी से, खुद ही अड़ा रहेगा उसमें, लेकिन हेल्प नहीं मांगेगा। मतलब इनको ईगो की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। समझ गया। फिर आ जाते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 20। अगर जो ये टोटल करके आपका 2 आ रहा है, तो 2 बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मून को। मून क्या है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल प्लैनेट है, उसके वैक्सिंग वेनिंग एक ही महीने में हो जाता है। ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनकी क्रिएटिविटी का जवाब ही नहीं। अब मैं आपको बताऊं, अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर, राजेश खन्ना 29 दिसंबर, शाहरुख खान 2 नवंबर, तो ये सारे जो मतलब टॉप 10 देखोगे ना, ये सब नंबर 2 हैं, क्योंकि इनकी क्रिएटिविटी जो है वो और नंबर से बहुत ज्यादा होती है, सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं, और इनका एक्सप्रेशन भी यूजुअली बहुत अच्छा होता है। तभी तो ये मतलब 4-5 टॉप 10 देखोगे इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं वो नंबर 2 पे हैं। इनमें दूसरी जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, इनकी इमेजिनेशन जो है वो सबसे अच्छी होती है। मतलब ये जब मान ली इनको कोई कैरेक्टर पोर्ट्रे करना है, तो उस लेवल तक दूसरा आदमी नहीं पहुंच पाता जहां तक ये पहुंच जाते हैं। डीप थिंकर होते हैं, सबसे ज्यादा गहरी सोच इनकी होती है। मूड स्विंग्स की इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, 5 मिनट में खुश, 5 मिनट में गुस्सा, ये इनकी क्वालिटीज हैं। अब इसमें आ जाती है इनकी बुरी क्वालिटीज। इनका जो दिमाग है वो स्थिर नहीं होता। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वैक्सिंग वेनिंग मून की तरह इनके ना फेजेस होते हैं, किसी दिन बहुत अच्छे हैं, किसी दिन गुस्से में हैं, किसी दिन रो रहे हैं। ये इस तरह के लोग हैं कि पार्टी में बैठे हैं तो अकेला फील कर रहे हैं, अकेले हैं तो एंजॉय कर रहे हैं। तो इनका जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सेंसिटिविटी। अगर जो इसको कंट्रोल कर लें, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें, तो ये लोग काफ़ी आगे जाते हैं लाइफ में। लेकिन ये अपने इमोशनल एंजाइटी, ट्रोमा को संभाल पाने में बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर जो दूसरे प्लैनेट्स की हेल्प ना हो तो ये अब इमोशनली बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। 3 नंबर, जिनका भी सिंगल डिजिट में जोड़ के 3 आता है, 3 हो गया, 12 हो गया, 21 हो गया, ये बेसिकली जुपिटर का नंबर है। ये लोग जो है इनकी ग्रास्पिंग पावर गजब होती है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। ये बृहस्पति का नंबर है, तो इनका इंटेलेक्ट जो है सबसे ऊपर होता है। मतलब एक तो नॉलेज हो गई, लेकिन नॉलेज जब प्रोसेस हो जाती है वो विजडम बन जाती है। तो 3 नंबर वाले वो हैं। इनमें एक प्रॉब्लम है कि इनको अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है। अगर जो ये चीज संभाल लें तो ये बहुत हायर पोजीशंस पे जाते हैं। ये पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा करते हैं, ये टीचिंग में बहुत अच्छा करते हैं। तो 3 नंबर बेसिकली जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर बेसिकली सबसे कुंडली में जो कहते हैं कि बृहस्पति अगर जो अच्छा है आपका, या केंद्र लगन में बैठा है, तो कुंडली के लाखों दोषों को हर लेता है। इनके पास डिवाइन ब्लेसिंग होती है। 3 नंबर वाले यूजुअली जो है किसी भी जगह पे पैदा हो, किसी भी स्तर पे पैदा हो, ये बहुत ऊपर जाते हैं। ये अपनी एजुकेशन, अपने ज्ञान के बल पे लाइफ में बहुत कुछ अटेन कर लेते हैं। बस वही प्रॉब्लम है, इनको अपने ज्ञान का घमंड हो जाए तो फिर प्रॉब्लम आती है। 3 नंबर यहाँ पर आता है। सबसे इंटरेस्टिंग नंबर है राहु का, ये नंबर है 4। राहु बेसिकली, राहु की केतु की आपने कहानी सुनी होगी, मतलब राहु एक डिमॉन है जिसने धोखा देके अमृत पी लिया था। तो 4 नंबर में राहु की एनर्जी होती है। ये लोग में आधे क्वालिटीज होते हैं सन के। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनके मॉरल एथिक्स बहुत अच्छे नहीं होते।
ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हुक और क्रुक से अपना काम करा ले। और आज के ट्रेड में सबसे ज़्यादा सक्सेस भी यही लोग हैं, क्योंकि ये लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग जैसे इनको कोई टेंडर पास कराना है तो ये रिश्वत भी देते हैं, ये प्रेशर भी डलवाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि काम हो जाए, किसी भी तरीके से आ जाए। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये नशे में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। इनको ग्रीड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार देखा है कि मतलब नंबर 4 वाले जो होते हैं, ये थोड़ा सा इनका दिमाग जो है क्राइम की तरफ भी जाता है, क्योंकि राहु बेसिकली क्या करता है, आपको क्या कहते हैं, शॉर्टकट से पैसा कमाने की टेंडेंसी देता है। अब शॉर्टकट से पैसा कमाना है तो कुछ ना कुछ तो 2 नंबर का करना पड़ेगा। तो इनको थोड़ा सा इस टेंडेंसी से बच के रहना चाहिए। लेकिन ये लोग भी जो देखा है कि मैंने कलयुग में कहा जाता है कि राहु ही कलयुग का राजा है, तो ये लोग कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं अपनी तिगड़म बिगा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जो दुनिया में किसी को आइडिया नहीं आया वो इनको आएगा। कोई ऐसा काम जो कि कोई नहीं कर सकता या कोई नहीं सोच सकता, वो ये लोग कर देते हैं। तो इनका जो है ना दिमाग अगर जो ये कंट्रोल में रख पाए और अपनी एनर्जी को फोकस कर पाए, तो ये सबसे जल्दी सक्सेस होने वाले लोग हैं। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले कोई वायरल हो जाता है, उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु जो है बहुत प्रोमिनेंट प्लेस में होता है, क्योंकि वो सडन उसको सक्सेस देता है। लेकिन सक्सेस को रिटेन कर पाने के लिए और प्लैनेट्स का सपोर्ट चाहिए। ये लोग जुआ सट्टा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं और माँ बाप बताते हैं कि भाई ये तो आईपीएल पे पैसा लगाता है, ये करता है, वो करता है, नशे करता है। तो देखता हूँ कि कहीं ना कहीं राहु जो है कुंडली को पूरा अफ्लिक्ट कर रहा है, और ऐसे लोगों में रातों रात अमीर बनने की टेंडेंसी रहती है। तो अगर जो ये इसको ठीक कर ले ना, तो ये बहुत अच्छा नंबर है, सक्सेस बहुत देता है। 5 नंबर, 14 नंबर, 23 नंबर, बेसिकली ये मरकरी का नंबर है और ये सबसे अच्छा नंबर है। ये बेसिकली मरकरी जो है बुद्धि का प्लैनेट है, और जिसको इसकी ब्लेसिंग मिल जाए उसे जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इन लोगों में नेचुरल टैलेंट होता है बिजनेस का, ट्रेडिंग्स का। बेसिकली बुध को ट्रेडर कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में, और ये सबसे ज़्यादा एमिएबल नंबर है। ये लोग इतनी जल्दी दोस्ती कर लेते हैं लोगों से, मतलब ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में, ये सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और ये मतलब इनका व्यवहार जो होता है छोटे बच्चे जैसा होता है। और ये यूजुअली प्रोमिनेंट हो ना, तो ये अपनी एज से बहुत कम लगते हैं। जैसे कि मैं बिल्कुल सही। मेरा नंबर ही 5 है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि अभी तुम्हें कोई देख के बोलेगा तुम 21-22 साल की हो, हालांकि तुम जो भी तुम्हारी एज है, लेकिन तुम अपनी एज से बहुत कम लगते हो। ठीक है। अगर कुंडली में बुध प्रोमिनेंट है, मतलब लाल किताब कहती है, अगर जो आपने अपने बुध को समझ लिया कुंडली के, तो आपने पूरी की पूरी कुंडली को समझ लिया है। तो बुध का प्रोमिनेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जो आदमी के पास बुद्धि है, विवेक है, तो वो फिर सब कुछ अचीव कर सकता है। और ये उसी का नंबर है। इन लोगों में मैनेजमेंट स्किल कूट कूट के भरा होता है। इन लोगों में लोगों को लेकर चलने वाली जो टेंडेंसी होती है ना, सबको साथ लेके चलने वाली, ये कभी अकेले नहीं चलते। बुध कुंडली में अकेला भी हो ना तो बहुत अच्छा काम नहीं करता, उसको सपोर्ट चाहिए। लेकिन ये सब लोगों को जोड़ के चलते हैं, ये कभी किसी से दुश्मनी नहीं करते। और इनमें जो सबसे अच्छी क्वालिटी मैंने देखी है कि ये लोग खुद भी पैसा कमाते हैं, खुद भी आगे बढ़ते हैं, और अपने साथ के लोगों को भी आगे बढ़ाते हैं। तो ये बहुत अच्छा नंबर है। कुंडली में मतलब बुध का प्रोमिनेंट होना बहुत जरूरी है। इनमें एक प्रॉब्लम ज़्यादा देखी है मैंने कि कभी कभी ये जो है ये बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तो इनका फोकस जो है लूज हो जाता है। तो अगर जो इस टेंडेंसी बचे कि भाई 10 काम एक साथ ना करें, तो ये सबसे प्रोमिनेंट नंबर है जो आपको लाइफ में सक्सेस दिलाता है। फिर आ जाते हैं 6 नंबर पे, ये वीनस का नंबर है। वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ ब्यूटी एंड लग्जरी। मतलब जितने बड़े ब्रांड्स हैं सबका टोटल 6 पे आता है, फेसबुक का टोटल भी ऑलमोस्ट 6 पे आता है शायद। तो ये लग्जरी
जितने भी 6 नंबर के लोग हैं, जो क्या कहते हैं 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर, ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाते। इनके लिए इनका कंफर्ट जोन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज, ये बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, और कई बार मैंने देखा है कि ये लोग अपनी लग्जरी पे इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि लाइफ के एंड में इनके पास सेविंग नहीं बचती। इस टेंडेंसी से, लेकिन इनमें एक चीज होती है कि इनमें मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। लोग इनसे खुद से जाके बात करना पसंद करते हैं। मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, इनको इतना अटेंशन मिलता है कि लोग इनसे बहुत ज्यादा जेलसी करते हैं। दूसरी चीज इनके साथ क्या है, जो मैंने सबसे ऑब्जर्व की है, 24 नंबर मतलब 6 नंबर वाला, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अपने कास्ट, क्रीड, आसपास के माहौल के हिसाब से वो अमीर लगेगा। मतलब चाहे उसके पास पैसे हो ना हो, लेकिन वो बन सवर के टंच होके ऐसे रहेगा जैसे किसी पार्टी में रहा है। मतलब कोई प्रोमिनेंट 6 नंबर अगर जो आपके पास आ रहा है ना, वो भीड़ में अलग दिखाई देगा। बिल्कुल वेल आइंड कपड़े होंगे, बिल्कुल चेहरा चमकता हुआ होगा, खुशबू आ रही होगी, और वो अलग से दिखेगा। ये लोग मीडिया में, फिल्म इंडस्ट्री में, मॉडलिंग में, इन सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वीनस बेसिकली इन सब का भी कारक है। फिर आते हैं 7 नंबर पे। 7 बेसिकली केतु का नंबर है। इनके पास एक गॉड गिफ्टेड क्वालिटी होती है, इनको इनहेरेंट इंट्यूशन होता है। मतलब मैं जैसे धोनी है, उनको पहले से पता होता है कि किस स्टेप पे मैच किस तरफ जाने वाला है, और वो हिसाब से प्लान तैयार कर लेते हैं, इसलिए 2 वर्ल्ड कप जिता के बैठे। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पावर होती है। दूसरी चीज़ मैंने जो इनमें देखी है, इन लोगों के साथ भी ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स होती है। अगर जो कुंडली में केतु अच्छी जगह पे है और प्रोमिनेंट साथ हैं, तो इन लोगों का भाग्य जो है बहुत साथ देता है, और ये लोग एक चीज ना करें तो लाइफ में बहुत सक्सेस होते हैं। ये लोग डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। इनकी मटेरियलिस्टिक इच्छाएं जो है ना, एक समय पे धीरे धीरे कम होने लगती हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती है ये अपने आप को अकेला कर लेते हैं। तो इनको ये प्रॉब्लम तो आती है। बाकी लीडरशिप क्वालिटी भी इनमें पूरी होती है, और कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी होती है। बस वही है कि ये डिटैच्ड रहते हैं, तो लोग कभी कभी इन्हें घमंडी समझते हैं। बाकी बहुत अच्छा नंबर है। फिर आते हैं 8 नंबर। 8 जो है शनि का नंबर है, और शनि मतलब कहते हैं कि सैटर्न इज अ हार्श टीचर। मतलब एक आप एग्जाम्पल समझिए कि एक मैथ्स वाले टीचर हैं, अगर जो आप होमवर्क नहीं करके लेके जाओगे, मतलब हमारे टाइम पे ऐसे होता तो खूब पिटाई होती थी। और एक ड्राइंग वाली मैम है, वो क्या करेंगी, कुछ नहीं कहेंगी, ज़्यादा जाएंगे वहाँ जाके दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाओ। तो जुपिटर हुआ, मरकरी हुआ, मून हुआ, वीनस हुआ, ये अगर जो आपकी लाइफ में कुंडली में प्रोमिनेंट नहीं है तो ये आपको इतना परेशान नहीं करेंगे। लेकिन सैटर्न एक ऐसा टीचर है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। कुंडली में किसी का सैटर्न किसी भी जगह पे हो, अच्छा हो बुरा हो, किसी भी स्टेट में हो, वो आपको परेशान करेगा। कुछ भी कर, लोग आते हैं कि मेरा तो शनि उच्च का है लेकिन मेरी तो लाइफ खराब हो रही है, मेरा तो शनि स्वराशि का है, उपाच्य हाउस में बैठा है, लेकिन मेरी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम आ रही है, 7.5 में मेरी जान निकल रही है शनि की दिशा में। वो बेसिकली आपको मतलब देखो कंफर्ट जोन में कुछ नहीं उगता। तो सैटर्न बेसिकली आपको महान बनाने के लिए आता है। वो आपको उन स्ट्रगल से गुजार रहा है, वो आपको उतनी परेशानी दे रहा है कि आप सोने से कुंदन बन जाओ। जो लोग सैटर्न की बुरी दशा को झेल जाते हैं और उसमें मेहनत कर लेते हैं, उसके बाद की दशाओं में वो बहुत फ्लरिश करते हैं। एक मैं 7.5 भी इसमें जोड़ देता हूँ। 7.5 बेसिकली कुंडली का एक टर्म होता है, जब चंद्रमा जहाँ भी आपकी कुंडली में है उससे आगे या पीछे मतलब सैटर्न के आगे पीछे चंद्रमा आ जाता है, तो बेसिकली आपकी 7.5 शुरू हो जाती है। तो जब भी 7.5 आएगी वो आपको मेंटली एग्जॉस्ट करने वाली है, मैंने झेली।
वो आपको इतना परेशान करने वाली है मेंटली कि आपने सोचा नहीं होगा, आपके काम नहीं बनेंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप उस फेज से निकल जाते हो अपने आप को स्ट्रांग बना के, फिर वो मतलब आपको कुंदन बना के जाती है। मैं इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोदी जी, योगी जी, मायावती, ऑलमोस्ट ये सारे जो हाईएस्ट पीक पे पहुंचे 7.5 में पहुंचे। लेकिन आप सोचो कि एक इंसान है जिसको चीफ मिनिस्टर बना दी जाए, कितना टेंशन होगा। कभी या दंगा, कभी ये हड़ताल, कभी वो। अब मोदी जी हैं, उनको बना दिया 7.5 ने, मतलब उनके और भी ग्रह होंगे उनके जो उनको क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, लेकिन उनको टेंशन कितना है। कभी चाइना वाले उधर से वो कर रहे हैं, उधर पाकिस्तान कर रहा है, इन्फ्लेशन हो रही है, पेट्रोल ऊपर नीचे जा रहा है। तो हाईएस्ट पीक तो दिया उन्हें, लेकिन टेंशन कितनी दी है। तो 7.5 आपको बहुत परेशान करती है। अब आ जाते हैं 8 नंबर पे। सैटर्न का नंबर है, ये लाइफ में आपको स्ट्रगल देता है, बहुत स्ट्रगल देता है। ऐसा नहीं है सैटर्न वाले आगे नहीं बढ़ते, लेकिन इनको कोई भी चीज प्लेट में सज के नहीं मिलती। ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर जाते हैं, पहुंचते सबसे हाईएस्ट पीक पे भी है अगर जो कुंडली प्रोमिनेंट हो। लेकिन ये नंबर आपको लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल देने वाला है। अगर जो आपके डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज्यादा सैटर्न आ रहा है, आपका टोटल 8 आ रहा है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल है। मतलब ये आसान जिंदगी तो नहीं देता। और कई बार देखा है कि मतलब जो सैटर्न वाले लोग होते हैं उन लोगों को क्रॉनिक डिजीज भी मैंने बहुत ज़्यादा देखी। इवन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो भूकंप आते हैं या सुनामी आती हैं या जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, वो यूजुअली अगर जो आप देखोगे, जैसे भुज का आया था 26 जनवरी को आया था, क्या कहते हैं भूकंप आया था, तो अगर जो आप कैलकुलेट करोगे ना तो वो 8 पे आता है। अगर जो मैं आपको दिखाऊं 60% जो कार्स का एक्सीडेंट होता है, ये डेटा है, वो ब्लैक होती हैं और ब्लैक सैटर्न का कलर है। उनका टोटल जोड़ के देखा जाए तो वो 8 आता है। तो अगर जो आप कोई कार ले रहे हैं, कोशिश कीजिए वो ब्लैक ना ले। मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। मेरी वाइफ का भी ब्लैक है। लेकिन यूजुअली आपको इससे बचना चाहिए, नहीं तो ये आपको स्ट्रगल देने वाला है, आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाने वाला है। तो कोशिश करना चाहिए इसको अवॉइड करें। फिर आ जाते हैं 9। ये मार्स का नंबर है और 9 जो है सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट नंबर है 1 के बाद। 9 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 9 ही आ जाता है, ठीक है ना, जोड़ जाड़ के। ये मार्स का नंबर है। इनमें सबसे ज़्यादा डिटर्मिनेशन होती है। ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं अपने एटमॉस्फेयर को लेके। मतलब आप समझिए कि एक 9 नंबर रूलिंग आदमी है और उसकी फैमिली पे, फ्रेंड्स पे या उसके सर्कल पे कोई मुसीबत आ रही है ना, तो वो पहला आदमी होगा जो जाके बढ़ जाएगा। ये लोग जो हैं सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। इनका जो स्वभाव रहता है वो बेसिकली आर्मी वालों जैसा होता है। मार्स को बेसिकली क्या कहते हैं, कुंडली में आर्मी कमांडर ही कहा जाता है। इनमें एक चीज होती है कि ये धुन के बहुत पक्के होते हैं। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, जरा जरा सी बात पे मुंह लाल हो जाता है इनका, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी चीज क्या है कि इनमें जल्दबाजी, हाय तौबा इतनी रहती है कि ये लोग क्या कहते हैं, बस अभी 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 अभी, मतलब इनमें पेशेंस नहीं होता। कोई 9 नंबर होगा ना, वो क्या करेगा कि बस अभी खाना चाहिए, अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए। इनकी पेशेंस की प्रॉब्लम अगर जो सॉल्व कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरी चीज़, इनमें मैंने देखा है 9 वालों में यूजुअली जो है हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं। अच्छा, तो इनको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हाइपर टेंशन लेते हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा, मतलब टेंशन ले लेके ये अपना जो है, ये कई बार देखा मैंने, सेल्फ डिस्ट्रक्शन में चले जाते हैं, अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो इनको इस चीज़ से बचना चाहिए। 9 नंबर यूजुअली मैंने देखा है कि दिल से नहीं सोचते, मतलब दिमाग से नहीं सोचते, दिल से सोचते हैं। और ये लोग जो हैं, अगर जो कोई 9 नंबर प्रोमिनेंट है तो मैंने देखा है कि ये जो फीमेल्स होंगी उनकी बातों में आ जाते। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मैंने बहुत यूजुअली देखा है जो मतलब क्या कहते हैं प्रोमिनेंट
9 नंबर हैं या मार्स वाले हैं, वो जो है फीमेल्स की बातों में आ जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि कुछ हस्बैंड जो होते हैं ना, वो सिर्फ अपनी वाइफ की ही बात सुनते हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये उनके चक्कर में आते हैं, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और कोई अगर जो इन्हें इमोशनली टैकल करना सीख जाए तो इनसे कुछ भी करवा सकता है। दूसरी चीज, इनका करेज बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, मतलब बंजी जंपिंग करना और क्या कहते हैं, सारे ऊट पटांग जो काम होते हैं जो आम आदमी नहीं कर सकता, वो 9 नंबर वाले आराम से कर लेते हैं। इनको डराना बड़ा मुश्किल काम है। जरा सी देर पे मतलब एकदम से तुरंत तलवार निकालने वाले जो हैं वो 9 नंबर है। तो ये बेसिकली 9 नंबर का ये हो जाता है। फिर इसके आगे भी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए आपका 1 नंबर है, फिर 10 नंबर है, तो वो तो एक ही हो गया, लेकिन 19 नंबर है। अब उसमें क्या होगा, 1 नंबर की भी क्वालिटी होंगी, 9 नंबर की भी क्वालिटी होंगी, और टोटल मिला के 1 नंबर की भी क्वालिटी होंगी। तो इस तरह से फिर आपका क्या कहते हैं, नंबर्स जाते हैं। मज़ा आया नंबर सुन के मुझे काफ़ी। अब नंबर्स की बात चल ही रही है, तो इलेक्शन आ रहे हैं जी, है ना, थोड़ा सा प्रिडिक्शन करते हैं उसको लेके। मोदी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 17 सितंबर 1950। अब इनके 2 नंबर आता है, 8 और 5 टोटल मिला के। जो मेन है वो 8 हो गया और कंडक्टर जो हो गया वो 5 हो गया। आपके हिसाब से इस इलेक्शन में वो जीत पाएंगे, क्या हो पाएगा? देखिए, नंबर सिस्टम अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी का जो चार्ट है वो बहुत प्रोमिनेंट है। अभी जैसे ये जो ईयर चल रहा है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2024 चल रहा है, 8 आता है। मोदी जी का ड्राइवर क्या है? 8 ड्राइवर 8, हाँ, है ना। तो ये बेसिकली स्ट्रगल को दिखाता है। तो जहां तक मुझे लगता है इस बार इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहने वाला, और बाकी सिर्फ मोदी जी ने ही है बीजेपी में, और भी जो क्या कहते हैं 300 सीट जीतेंगे तभी पहुंचेंगे, तो उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि बीजेपी इस बार इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगी, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह से जो है 8 नंबर बैठ रहा है, और 8 जो है स्ट्रगल का नंबर है, मेहनत का नंबर है, और ऑब्स्टेकल का नंबर है। कंडक्टर 5 है। यहां मुझे पॉसिबिलिटी जो है लग रही है कि मतलब बेसिकली बुध क्या है, बुद्धि का प्लैनेट है, तो वो बुद्धि से सरकार बना लेंगे, इसको जोड़ उसको जोड़ उसको जोड़। लेकिन इस बार उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहेगी जैसे मोदी लहर थी कि सब उड़ा दिया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हंग असेंबली जैसी स्थिति आएगी, और फिर जोड़ जाड़ के गवर्नमेंट बीजेपी की बन जाएगी। अब वो कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी वो तो बात की बात है, क्योंकि 300 और लोग भी है ना, क्योंकि मेजोरिटी के लिए कम से कम 300 सीटें चाहिए, उनके भी तो प्लैनेट्स देखने पड़ेंगे ना। थोड़ा सा राहुल गांधी की भविष्य की बात कर ली जाए कि राहुल गांधी की डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1970। तो इनका जो नंबर है 1 और 6 बन रहा है। देखिए, राहुल गांधी जो हैं वो नंबर 1 ड्रिवन है, तो इनमें लीडरशिप की तो कोई कमी है नहीं, ठीक है। अब इसमें भी 2 चीज़ आते हैं, 1 और 9। 9 मैंने बोला कि इमोशनल नंबर है, तो राहुल गांधी लीडरशिप क्वालिटी होने के साथ साथ इनमें इमोशन भी बहुत है। पॉलिटिक्स में इमोशन नहीं चलते, लॉजिक चलता है। पॉलिटिक्स में लॉजिक चलता है। पॉलिटिक्स में चलता है कि दूसरे की कमियों को कैसे निकाला जाए और अपनी गलतियों को कैसे छुपाया जाए। राहुल गांधी बहुत अच्छे पॉलिटिशियन नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इनके नंबर्स तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैं इनके बारे में, इंटेलिजेंट बहुत हैं, मतलब ट्रिनिटी से पढ़े हुए हैं, तो इनमें क्वालिटीज़ बहुत हैं। लोगों ने इनको क्या कहते हैं पप्पू का टैग दिया। भाई ये बिल्कुल भी पप्पू नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत इंटेलेक्चुअल बंदा है, लेकिन इनमें मतलब एक शब्द में कहता हूँ, इनमें उतना कमीनापन नहीं है जो पॉलिटिक्स में चाहिए।
4 नंबर में है वो, 4 नंबर में है। तो इनमें ना हो सकता है कि ये आगे चल के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इंदिरा गांधी जी का भी नंबर 19 था, 19 नवंबर था, तो उनके भी एक नंबर लीडरशिप तो देता है और हाईएस्ट पोजीशन भी अटेन कराता है। लेकिन इनके अंदर ना कुछ सत्व जो है वो ज्यादा है। इनको थोड़ा सा ना, मतलब एक कहावत है कि पिक्चर में आता है, पता नहीं किसी में, तो मुझसे लड़ तो लोगे लेकिन मेरे जैसा कमीनापन कैसे लाओगे वो इनमें लैक करता है। लेकिन अब सीख रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब इन्होंने यात्राएं करी, सब कुछ करा, अब इनको कोई पप्पू नहीं बोलता है। अब इनका पप्पू का टैग हट चुका है। और अगर जो इनको कोई ढंग से ऑब्जर्व करे तो ये जो है एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में अच्छे इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा आगे नहीं करते। अब आ जाते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर का वही प्रॉब्लम है, 6 नंबर जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाते। तो ये बार बार बाली चले जाते थे, इधर चले जाते थे, लेकिन अब वो चीज़ें ओवरकम की है इन्होंने पिछले 5-7 साल में। इतनी मतलब पूरा इंडिया क्रॉस किया है। तो वही अगर जो ये आज से 20 साल पहले कर लेते ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आते, तो फिर क्या कहते हैं, चीज़ें बदल सकती थी। लेकिन बदलेगी, बिल्कुल बदलेंगी। और इस बार जो है ये बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। केजरीवाल के बारे में जान लेते हैं। उनकी थोड़ी सी हालत इस वक्त सही नहीं है अगर देखा जाए तो, जेल में। हाँ। सो उनका डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1968। इनके 2 नंबर बन रहा है, 7 और 3, दोनों ही अच्छे नंबर है। देखिए 3 तो उनका होना ही था, IRS है। मैंने अभी बताया था 3 नंबर के बारे में, सबसे अच्छी ग्रास्पिंग पावर होती है, विजडम बहुत होता है इनके पास। और क्या कहते हैं, इनमें क्या कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी भी है, क्योंकि 1 और 6 आता है, तो 1 की क्वालिटी तो आएंगी। 6 की क्वालिटी है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं वॉलेटाइल रहते हैं, लेकिन इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है बहुत अच्छी है। और मैंने देखा है केवल ये आदमी जो है इस समय अपोजिशन में खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसने केजरीवाल जी ने कहीं ना कहीं राहुल जी को भी पीछे छोड़ दिया है। और इनकी कुंडली मैंने देखी है, बहुत परमानेंट का कुंडली है, और इनकी कुंडली में बहुत अच्छी योग है। अभी फिलहाल 2-3 महीने जो मुझे अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, मतलब ये साल समझ लीजिए, लेकिन इनकी कुंडली मैंने देखी है। अगर जो एग्जैक्ट कुंडली है तो ये मैं आज यहाँ पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, ये पूरे इंडिया पे राज करेंगे। इनकी कुंडली इतनी परमानेंट है, अगर जो इनकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है तो। ठीक है, क्योंकि इनके पास सब कुछ है, इंटेलिजेंट आदमी है, ठीक है ना, 10 साल 12 साल 15 साल जो भी IAS रहा है, पता है सिस्टम कैसे काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज क्या है, इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि IIT से आए हैं भाई, कोई छोटा मोटा काम तो करा नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि इनकी ग्रोथ आप देखोगे, 10 साल में नेशनल पार्टी बन गई, 2 स्टेट में गवर्नमेंट है इनकी, दिल्ली में और पंजाब में। जितना जल्दी ये ग्रो किया है ना, दुनिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाई। आने वाले 10 साल में केजरीवाल जी बहुत आगे जाएंगे। अभी फिलहाल इनको प्रॉब्लम रहेगी, 2024 रहेगा, ये इनके लिए बड़ा खराब जाने वाला है। लेकिन उसके बाद जो है, मतलब ये इनकी स्थिति बीजेपी जैसी होगी। समझ गया। अब मैं आपको एक काउंटर देना चाहूँगा, ठीक है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। हम कुंडली के बारे में बात करें तो कुंडली से निकल के ही आता है। शादी होने से पहले कुंडली मिलाई जाती है ना, कि देखा जाता है इसके ग्रह से ये इसके साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, मांगलिक है नहीं है, ये सारी चीज़ें। अब बहुत लॉजिकल चीज़ों को लेके चलता है कि कुंडली मिलाते हैं कि साथ रहें, राइट, सब चीज़ें बढ़िया हो। लेकिन आजकल डाइवोर्स रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और वो कुंडली मिलाने के बाद भी डाइवोर्स हो जाते हैं लोगों के। बिल्कुल, पहले भी होते थे। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो क्या है, सब कुछ जो है आपका प्लैनेट नहीं डिसाइड करता। कुंडली में 3 हाउसेस होते हैं, 3rd हाउस,
10th हाउस और 12th हाउस, ये फ्री विल के हाउसेस है। मतलब इसमें मतलब ईश्वर ऐसा तो नहीं करेगा ना कि भैया जाओ सब कुछ मैंने डिसाइड कर दिया, तुम पलक झपकाओगे वो भी मेरे हिसाब से झपकाओगे। चीज़ें डेस्टिन्ड है, लेकिन उसमें आप थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन कर सकते हैं। अब होता क्या है कि कुंडली जब हम मिलाते हैं, यूजुअली क्या होता है, अष्टकूट मिलान होता है। अष्टकूट मिलान में क्या होता है कि हम लाइफ के 8 एस्पेक्ट देखते हैं। साइकोलॉजी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इनका भाग्य कैसा रहेगा, संतान होगी कि नहीं होगी, और इनकी क्या कहते हैं कितनी अंडरस्टैंडिंग होगी, इसे अष्टकूट मिलान कहते हैं। ये बहुत पुराना तरीका है। अब अगर जो आप कुंडली मिलाते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। 90% लोग जो हैं कुंडली ठीक नहीं मिलाते। अच्छा, सिर्फ 10% लोग हैं। और फिर आपके प्रारब्ध में भी कुछ चीज़ें आपने की हैं, पास्ट में, मतलब पास में आपने की है। मान लिया कि आपने अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पिछली लाइफ में ठीक से नहीं निभाई, आपने उसको इग्नोर किया, एक्सप्लॉइट किया या कुछ भी किया, और वो इस जन्म में आपका हस्बैंड बन के आई है। तो जो आपकी पास्ट डीड है ना, वो भी तो कहीं ना कहीं काम करेगी ना, आप कितनी ही कुंडली मिला लो। दूसरा जो है, समय बदल रहा है। पहले फीमेल्स जो हैं घर में रहती थी, काम करती थी। मैं उसको गलत नहीं मानता, कोई भी चीज़ देश काल परिस्थिति के हिसाब से सही या गलत हो सकती है। मेरा इसमें कोई व्यू नहीं है कि औरतों को काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिसकी जैसी मर्जी है वो स्वतंत्र है। लेकिन पहले जो डिपेंडेंसी थी ना फीमेल की, वो मेल पे बहुत ज़्यादा थी। इसका ये भी रीज़न है। और जैसे जैसे फीमेल्स की डिपेंडेंसी मेल पे कम हो रही है, वैसे वैसे जो है तलाक का रेशियो बढ़ रहा है। अभी क्या है, सब लोग काम करते हैं, और जैसे जैसे फीमेल्स जो हैं इंडिपेंडेंट हो रही हैं, उनको अपने हक के बारे में पता चल रहा है, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो अलग होने में हिचकिचाती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सरवाइव कर सकती हैं। ये पहले सर्वाइवल का इशू था। कॉन्फ्लिक्ट आज भी उतने ही होते हैं, पहले भी उतने होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, तलाक का रेशियो ज़्यादा क्यों है कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है ना, मेल और फीमेल का 50% है, दोनों का, दोनों काम करते हैं। और वहाँ पे जो क्या कहते हैं तलाक का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। अब जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, फीमेल्स काम कर रही हैं, तो स्प्लिट हो रहे हैं लोग, ये है। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन हाँ, कुंडली अगर जो प्रॉपर मिलाई है और उसके बाद ये सब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, अगर जो आपके भाग्य में कुछ लिखा है वो होके रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। कुंडली मिलाते समय आप ये देख लेते हैं कि भाई इनके गुण विचार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, लेकिन आप ये नहीं देख सकते कि 10 साल बाद इनका तलाक होने वाला है। कुछ योग होते हैं कुंडली में, जैसे कि विदुर योग है, विधवा योग है, वो भी तो होते हैं। मतलब कुंडली मिलाने के बाद हस्बैंड वाइफ की डेथ भी होती है, तो उसको टाला थोड़ी जा सकता है। तो इस तरह से होता है। बाकी हाँ, कुंडली अगर जो आप प्रॉपर नहीं मिलवाते हैं और अगर जो ठीक से मिलाई गई है और वो मैच हो रही है, तो आप तलाक के केसेस को मिनिमम कर सकते हैं। ये बात सच है। समझ गया। ये हमने कुंडली के बारे में बात कर ली, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर ली। थोड़ा सा चलते हैं जादू टोना के ऊपर। ब्लैक मैजिक फेवरेट टॉपिक। ये मेरे पास बहुत लोग आते हैं और सीधे कहते हैं हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है ना। ये एक्चुअली में होता है? देखो सच बताऊं, काला जादू, भूत प्रेत, ओफरी और तंत्र मंत्र सब चीज होती है, सब कुछ होता है। दुनिया में अगर जो पॉजिटिव चीज एग्जिस्ट करती है तो नेगेटिव चीज ऑटोमेटिक होगी। एक सेल देखा आपने, उसमें एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। दोनों पॉजिटिव होगी तो सेल चल पाएगा। तो दुनिया में अगर जो पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी जरूर होगी। अब नेगेटिव जो है वो हाइड करके रहता है, चोर छुप के रहता है, मतलब खुलेआम थोड़ी घूमेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। कई बार मैंने ऐसी ऐसी परिस्थितियां देखी हैं, मतलब एक केस आया था, उस लड़के की आंटी ने, छोटा बच्चा था, उसके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया था और उसकी हालत में देख के मतलब
वो कैसे बिहेव कर रहा था, सूखता जा रहा था, खाना नहीं खाता था, रोता रहता था, और इतना परेशान वो बच्चा था कि उसके माँ बाप मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। सब डॉक्टर्स को, इवन उन्होंने विदेशों में भी कंसल्ट किया, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हुआ। कुछ कॉम्बिनेशन थे, कुछ चीज़ें कराई उनकी, फिर जाके उस बच्चे को जो है फर्क पड़ा, और अभी आता है वो मुझसे मिलने। मतलब 3 साल के बच्चे की वो हालत देखी है मैंने। क्या ये ऐसा है कि जो मेंटली कमजोर रहते हैं उनके साथ ज्यादा होता है या सबके ऊपर असर करता है? देखिए, मैं आपको बेसिक बात बताऊं, कुंडली में जब तक आपका चंद्रमा कमजोर नहीं होगा और आपके लग्नेश, मतलब कुंडली में एक टर्म आपका जो सोल प्लैनेट है उससे राहु का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो आप पे तंत्र इम्पैक्ट बहुत कम करेगा। मतलब बेसिकली हमारा ऑरा है, जिन लोगों की विल पावर बहुत मजबूत होती है उन लोगों पर तंत्र का असर बहुत कम होता है। ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि ये आपको सबसे पहले मेंटली ही ग्रैस्प करता है। आप गंदे रहना शुरू कर देते हो, आपका काम करने का मन नहीं करता, आप नशे शुरू कर देते हो, और क्या कहते हैं, आप गालियां निकालते हो, आपका बिहेवियर वियर्ड होता चला जाता है। तो पता चलता है, बहुत सारे सिम्टम मैं बताऊंगा अभी आपको कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है। लेकिन ये बहुत ख़राब चीज़ है। इसका मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे मैंने एक एनर्जी बॉल, समझ लीजिए, एक एनर्जी बॉल बनाया और मैंने आपकी तरफ फेंक दिया, ठीक है, और वो आपको जाके हिट हुआ और वो अब आपको प्रॉब्लम कर रहा है। वो क्या करेगा, वो बेसिकली आपके शरीर से एनर्जी सोखना शुरू कर देगा, आप बीमार हो जाओगे, या आपका मेंटल क्या कहते हैं, हेल्थ बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, या और भी कुछ चीज़ें आपके साथ होंगी। वो इवेंचुअली क्या होगा कि वो मतलब आपकी एनर्जी सक करता रहेगा। लेकिन एक दिन जब आप पूरे एग्जॉस्ट हो जाओगे, एक दिन तो ऐसा आएगा कि आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। भाई मैं आपका खून पीते ही जाऊं, पूते जाऊं, कितना होगा, 3-3.5 लीटर खून होता है, सारा पी जाऊंगा फिर। तो वो जानता किसे, वो जो एनर्जी बॉल है, मुझे और आपको, वो फिर आएगा मेरे पास। लेकिन अब उसे खून पीने की आदत पड़ चुकी है। अब वो मेरे पास आएगा तो वो मेरा खून पिएगा, और वो जब तक मेरा अंदर जरा सा भी खून है वो तब तक खून पीता जाएगा। तो जो लोग तंत्र मंत्र टोना टोटका ये करते हैं ना, इनकी मौत इतनी बुरी होती है ना, आप सोच नहीं सकते। कोड़ हो जाता है और जाने क्या क्या होता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से जितना आप दूर रह सकें उतना दूर रहिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो किस्सा मैंने एक्चुअली में अपनी आंखों से देखा है। मेरा दोस्त है, तो मैं उसे घर छोड़ने जा रहा था, और सड़क पे वही नींबू मिर्च वगैरह वो सारी जो चीज़ें पड़ी रहती है, वो चीज़ें देखी मैंने। सारा करते हैं। हाँ, उससे क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताऊं, जैसे आपको नज़र, हाय, ये सब ऐसे टर्म हैं जो यूजुअली आज की मॉडर्न साइंस में हम मानते नहीं, लेकिन इंटेंशन को आप मानते होंगे। मैं आपको सुबह उठते ही बोलूं कि यार धैर्य, बीमार लग रहे हो, बीमार लग रहे हो, बीमार लग रहे हो, रात तक आपको प्रॉब्लम फील होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, मेरी बैड इंटेंशन है जो आपको बार बार हिट कर रही है। ठीक है, ऐसे ही बहुत से लोग, जैसे आप ग्रो कर रहे हो लाइफ में, या आपकी कोई संतान हुई, या आपने नई गाड़ी खरीदी, नया घर का, अब क्या है, जेलिसी लोगों में मतलब बहुत कॉमन सी चीज़ है। वो क्या करेंगे, वो अरे यार इसने घर ले लिया, अरे यार इसने घर ले लिया, मतलब इस तरह की बैड इंटेंशन आपको बार बार भेजेंगे। अब आपका एक ऑरा है जो आपको इस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन आप ऑरा भी कितना प्रोटेक्ट करेगा। भाई ये घर है, धूप गर्मी से बचा रहा है, अब इस पर मिसाइल डाल दोगे तो क्या करोगे। तो आप 100-150 लोग बैड इंटेंशन भेज रहे हैं आपको कंटिन्यूसली कर लिए, तो आपके साथ क्या कहते हैं, आपको नज़र लग जाएगी या हाय लग जाएगी। तो फिर हम क्या करते हैं, नींबू से बेसिकली आपके ऑरा में से नींबू घुमाते हैं, और नींबू की टेंडेंसी है वो नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसे आपने क्या किया, क्लॉथ बाथ लिया, मतलब एक स्पंज बाथ लिया, स्पंज गंदा हो जाएगा ना, आप उसको फेंक देंगे। अब ऐसे ही लोग क्या करते हैं, वो उतार के आपके ऑरा में से नेगेटिविटी को क्लिंस करके चौराहे पे फेंक देते हैं।
अब उस पर किसी का पैर पड़ जाएगा, जैसे स्पंज पे पैर पड़ेगा तो सारी गंदगी उसके पैर में लग जाएगी। वो बेसिकली गलत चीज़ है ये कि आप उसे उतार के चौराहे पर डाल देते हैं और उस पर किसी और का पैर पड़ जाता है तो वो प्रॉब्लम उसके साथ हो जाती है। ये काम करता है? बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अगर ये करा हुआ होगा किसी ने और कोई गाड़ी निकल जाए इसके ऊपर से, तो गाड़ी के ऊपर हो जाएगा, मतलब इंसान के ऊपर हो जाएगा? बिल्कुल करता है। जिसका भी ऑरा कमजोर होगा ना, जो भी मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, ज्यादातर तंत्र मंत्र की चपेट में जो है फीमेल्स, प्रेग्नेंट फीमेल्स, बच्चे, ये सब आते हैं क्योंकि इनका मतलब मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते यूजुअली। बच्चे तो कैसे होंगे यार। सही। और प्रेग्नेंट लेडी हैं उनका भी ऑरा बहुत वीक हो जाता है, और जो बहुत ज़्यादा मेंटली स्टेबल नहीं है उन लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। एक और चीज़ मैंने देखी थी, मेरी टीम में एक लड़का काम करता था, तो मैं उसको घर छोड़ने जाता था पहले जब मैंने स्टार्ट किया था। तो मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, मेरे पास कुत्ते हैं और मैं उनके साथ खेलता हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने देखा कि मैं सड़क पे जा रहा था और एक बिल्ली के हाथ पैर जैसे ऐसे खोल देते हैं ना, खोल के ऐसे पड़ी हुई है। तो मैं पहली बार अलग सा रिएक्शन लगा उसको देख के। मैं कहा ये ऐसे कैसे पड़ी हुई है। जैसे ही मैं उसके पास गया ना, मेरे मुंह से निकला व्हाट द फक, क्योंकि उसकी गर्दन ही नहीं थी, वो बिल्ली ऐसे डाली हुई थी। बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तंत्र में भी बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत तरह तरह के काम करते हैं। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ जो मैं उस तरह का इंसान हूँ, आई डोंट बिलीव इन बिलीविंग। तो मैं यूजुअली जब तक आँखों से, कानों से, सारी सेंसेस से उसे देख ना लूँ, सुन ना लूँ, ऑब्जर्व ना कर लूँ और अपने दिमाग में प्रोसेस ना कर लूँ, तब तक मैं किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करता। कोई किस्सा आपके साथ हुआ है पर्टिकुलर? बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं 13 साल का था, मुजफ्फरनगर में मेरा ननिहाल है। तो नानी के घर गया छुट्टियों में, जैसे जाते हैं, तो मेरी मामी है, तो मैंने कहा आज मैं मामी के साथ सोऊंगा। और मामी प्रेग्नेंट है थी उस टाइम, और मामा मामी, मैं बीच में सो रहा था, मामी इस साइड, मामा इस साइड। तो बेसिकली क्या कहते हैं, लाइट चली गई। अब हमारा जो चेंज ओवर लगा हुआ था नानी के घर पे, वो बेसिकली लगा हुआ था 3rd फ्लोर पे, जो भी उनका रीज़न होगा। तो मामा जो है चेंज ओवर करने चले गए, मैं मामी के पास ही लेटा हूँ। तो मैंने देखा कि आवाज़ आ रही है, मामी का नाम मीना है, मीना मीना मीना। मैं सो रहा था बहुत, तो मैंने देखा मामी ऐसे बैठी हैं, बाल उनके खुले में हैं, और उनकी आँखों के जो ये आई बॉल्स है ना, ये पीछे की तरफ गए हुए हैं और वाइट वाइट दिख रहा है। भाई छोटा बच्चा था, मैं तो घबरा गया, मैं चिल्ला रोने लगा। और फिर वो किसी और लैंग्वेज में बात कर रही, मतलब हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में तो क्या कहते हैं बेसिकली गुजबम है ना। हाँ। हमारे मुजफ्फरनगर में तो क्या कहते हैं मेरठ जैसी भाषा, हरियाणवी भाषा या मतलब देहाती लैंग्वेज चलती है, और वो बात कर रही है क्या कहते हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड उसमें, और मतलब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इस तरह की। और मामी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, और मतलब क्या कहते हैं गाँव का ही बैकग्राउंड है। मैं देख रहा हूँ वो ऐसे बात कर रही है और उनको होश नहीं है, और मामा उनको छींटे दे रहे हैं पानी के, सब कुछ कर रहे हैं, उठ ही नहीं रही। और उन्होंने मामा के कान पे एक चांटा दी। मामा वाज लाइक उड़ते हुए उस तरफ गए। इतनी पावर। और भाई मैं रोए जाऊं। मामा कह रहे चुप हो जा। फिर मतलब मैं ज़्यादा बड़े नहीं था, तो मुझे मतलब पूरा एग्जैक्टली मतलब सीक्वेंस वाइज नहीं पता क्या। तो फिर उन्होंने क्या कहते हैं मंदिर गए और वहाँ से पुजारी जी को बुला के लाए। पुजारी जी ने कहा कि भाई तुम जो जहाँ पे था वो वहीं पे रहे, अगर जो इधर उधर जाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने जो भी अपना प्रोसीजर किया होगा, मुझे मतलब एग्जैक्टली पता नहीं उन्होंने क्या किया था। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने बोला कि मैं वो हूँ XYZ, और क्या कहते हैं ये सुबह खेत में गई थी, और क्या कहते हैं मैं वहाँ बैठी थी और ये क्या कहते हैं मेरे ऊपर बैठ गई, ऐसा कुछ हुआ था, मतलब मेरे घड़े पे बैठ गई है। मतलब वो बेसिकली किसी चीज़ में थी और उससे उनका पाँव टच हो गया, और वो अब मेरे साथ हो। अब वो पुजारी जी पूछते हैं कि अब क्या करना चाहती है। वो कहती है अब मैं इसको लेकर जाऊंगी। मतलब वो उसको मारना चाहती थी। अच्छा। वो कह रहे भाई तेरा इसने क्या बिगाड़ा है, क्योंकि इसने मेरी इंसल्ट की है।
अब मतलब एग्जैक्टली कोई मतलब मामी बोल रही है कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ आंखें सफ़ेद हैं और सब कुछ हो रहा है, और फिर उसके बाद जो उन्होंने अपना प्रोसीजर किया तो उन्होंने उस लेडी ने अपना नाम, अपना घर खानदान सब बताया, और ये मेरी आंखों के सामने चल रहा है, और मैं 13-14 साल का बच्चा हूँ और मेरी हवाएं उड़ी। उसके बाद मैं 5-6 साल तक दादी के घर ही नहीं गया। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, मतलब ये मैंने इतना प्रोमिनेंट देखा ना, अगर जो मैं किसी फिल्म में देखता या किसी और के देखता तो मैं इस पर इतना यकीन नहीं करता, लेकिन मैंने एग्जैक्टली अपने से 6 फुट दूर ये होता हुआ देखा है। और उसके बाद मतलब क्या कहते हैं, मामी को एक चीज याद नहीं कि क्या हुआ था, मुझे क्यों उठा दिया वैसे। क्या बात कर रहे हो, मतलब अपनी मतलब इससे ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं देख सकता मैं। मतलब मेरे मम्मी पापा से पूछोगे तो उनको पूरा सारा एग्जैक्टली याद है, क्योंकि मैं तो डर के मारे ना ऐसे कर रहा था बार बार, मतलब देख भी रहा हूँ और ऐसे भी कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैंने इतना प्रोमिनेंट चीज़ नहीं देखी। और उन्होंने जो भी किया होगा पुजारी जी ने, उसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि 7 दिन तक ये पूजा चलेगी, ये चलेगी। लेकिन मामी की हेल्थ खराब होनी शुरू हो गई थी। और अभी कैसी है वो? ठीक है, लेकिन 2-3 साल तक उनको बहुत प्रॉब्लम रही। क्या प्रॉब्लम आती है ऐसे? काली पड़ने लगी थी, अच्छा, रंग बिल्कुल डल हो गया था, सूख गई थी, एकदम पतली सी हो गई थी, भूख नहीं लगती थी, और क्या कहते हैं, बात करनी बंद कर दी थी लोगों से। धीरे धीरे ठीक हुआ। और ये जो भूत प्रेत होते हैं, ये हमें कंट्रोल कर सकते हैं क्या? देखिए, ये हमें कंट्रोल कर सकते हैं तब जब हम मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो। लेकिन बेसिकली क्या है कि जैसे मैंने आपके ऊपर कोई नेगेटिव मतलब अभिकर्म किया, तो ये हमारा एक ऑरा है, जैसे हमारी इम्यूनिटी है, आरबीसी है, वाइट बीसी है, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, बीमारी को ढूंढ ढांड के वो वायरस को मारने लगते हैं। तो हमारे ऑरा अंदर जो हमारा स्ट्रांग हो रहा है, तो ये जितनी भी बैड इंटेंशन है धीरे धीरे आपके शरीर से निकाल देता है। हमेशा के लिए कोई चीज़ नहीं हो सकती, उसको आपको रिपीटेडली करना पड़ेगा। अब इसका इलाज भी बता देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। तो मैंने जो सबसे बढ़िया इसमें काम देखा है, ज्योतिष में स्तोत्र बताएंगे, जैसे नारायण कवच। अगर जो आपको कोई डाउट है तो नारायण कवच है, नरसिंह कवच है, हनुमान कवच है, और भैरव अष्टकम है। ये सारी चीज़ें अगर जो आप प्रोमिनेंटली पढ़ते हैं और इनका चैंटिंग करते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है, और कई बारी तो बिल्कुल रिमूव भी होता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर इंटेंसिटी क्या है, रिपीटेडली तो नहीं हो रहा, तो फिर उसके और भी तरीके। यंत्र बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। 90% जो है ये आपका फितूर है। 90% लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया है, लेकिन 90% ये आप लोगों का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हो सकता है 95% भी आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आपने क्या कहते हैं 10 मूवीज देखी, अब आप एक कोई डरावनी मूवी देख लो, आपको ऐसे ही लगता रहेगा कि खिड़की से कोई देख रहा है। कितनी कोशिश कर लो, कितना बड़ा हो कितना छोटा हो। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, रात को अगर मैंने कोई हॉरर मूवी देख ली, हाँ, तो मेरे इतने भी चादर से पैर बाहर है तो ऐसा लगता है कोई खींच लेगा। बेड के नीचे कोई है, हाँ, है ना, खिड़की से कोई देख रहा है। तो 95% ये आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही होता है। लेकिन हाँ, 5% सच में होता है। ऐसे लोग रेयर हैं, लेकिन हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और अगर जो आपको कोई ऐसा मिल जाता है तो वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इवन समझ लीजिए आपके कुल का नाश तक कर सकता है। ये बहुत डीप डिस्कशन रहा है, और अब मेरा दिमाग हिल गया जो आपने अपनी मामी वाली बात बताई है कि उनकी बात। देखो, अगर जो इंसिडेंट कोई बाहर देखा सुना पड़ा होता तो मैं फिर इसको यहाँ पे बताता भी नहीं, लेकिन ये मैंने 6 फुट की दूरी से होता हुआ देखा है। और 13-14 साल का बच्चा भी इतना मूर्ख नहीं होता कि उसको चीज़ें समझना है कि क्या हो रहा है। क्या जैसे मूवी में देखा है मैंने, एक्चुअली मैंने कभी ऐसा फील नहीं करा कि ऐसे एकदम बॉडी के अंदर आत्मा आ गई और फिर वो नॉर्मल हो गया, उसको पता भी नहीं है कुछ चीज़ें। तो इनका टाइम होता है आने जाने का? रात को एक्टिव होता है, दिन में एक्टिव होता है, कब एक्टिव होता है? देखिए, यूजुअली जो भी चीज़ जब तक सन निकल रहा है
तब तक तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, एक टाइम होता है 12 से 3, साढ़े 3 के बीच का, उस समय एक्टिव रहती है, एक्टिव होती है चीज़ें। 4 बजे के बाद ये थोड़ा कम होना 4 स्टार्ट। बजे के बाद जैसे जैसे सूरज आता है उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, सुबह के टाइम। मुहूर्त बोलते हैं। लेकिन हाँ, 12 से 3 का जो टाइम होता है वो क्रिटिकल होता है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, रेमेडियल पार्ट बता देता हूँ। मेरे को किसी अघोरी ने बताई थी और ये मैंने करा, आप दर्शक भी इसको ध्यान से देखें। अगर जो आप किसी जगह पर जाते हैं जहाँ आपको अंदेशा है, आपको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, मतलब ये समझ लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है या कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए और 3 बार जोर जोर से ताली बजाइए। इससे क्या होगा, वो जगह बंद जाएगी, आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी और अगर जो कुछ है वहाँ पर जो आपको हार्म कर सकता है तो वो आपकी 90% सेफ्टी हो जाएगी। ये मेरे को एक अघोरी ने ही, मैं कहीं से आ रहा था और वो मेरे को ट्रेन में मिले थे, तो जैसे आपसे बात कर रहा हूँ उनसे, मतलब ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, और तो उन्होंने मेरे को बताया था कि वो जगह बंद जाती है। ओम भूर्भुवः से 3 बार हमें पढ़ना और 3 बार ताली। हाँ, तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार बोलो और जोर से 3 बार ताली बजाओ, वो जगह बंद जाएगी। अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग। हमने जादू टोना के बारे में बात कर ली, एक होता है हिप्नोटाइज कर लेना, ये भी बात सच है? हाँ, वशीकरण जिसे कहते हैं। वशीकरण, हाँ यार वही मैंने आपको बताया, 95% तो आपका वही फितूरी है। लेकिन हाँ, 5% है ऐसी चीजें कि आपको वश में किया जा सकता। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आपका सॉफ्टवेयर उड़ा देगा वो। कहने का मतलब है, मान लिया मैंने आपको वशीकरण किया तो आपका इंटेलेक्ट, आपकी मेमोरी जो है वो करप्ट हो जाएगी। अब आप उसके बंदे के क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस में हो और वो जो चाहता है वो आपसे कराएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपके दिमाग में, आपके सॉफ्टवेयर में परमानेंट वायरस आ सकता है कि आपकी मेमोरी लॉस हो जाए, या फिर क्या कहते हैं, आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए कि आप भूलने लगे हैं, या इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो यूजुअली मेरे पास क्या कहते हैं, लोग आते हैं कि आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरा पति मेरे वश में हो जाए। 90% औरतों का पति उनकी बात नहीं मानता है और वो चाहती है कि वो उनके वश में हो जाए। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वैसे मुझे आता नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, मुझे कोई वशीकरण तंत्र मंत्र कुछ नहीं आता, ना मैं इसमें इंटरेस्ट रखता हूं। लेकिन बहुत सारी औरतें मेरे से मतलब कहती हैं कि ऐसा कुछ उपाय बता दो कि पति आपके मेरे वश में आ जाए। वो मेरी सास की बात सुनता है और इसकी बात सुनता है। जी, पहले वाला भी यही कर रहा था, उसके पहले वाला भी यही कर रहा था। तो लोग ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर जो आपके पास कोई विद्या है तो प्लीज़ उसको ऐसे इस्तेमाल ना करें, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो वश में करने वाली चीज़ें हैं, इससे वश में हो जाता है इंसान? बिल्कुल होता है। देखिए, तंत्र मंत्र बेसिकली, अगर जो मुझे आपके ऊपर तंत्र करना होगा तो मुझे या तो आपका कोई बॉडी पार्ट चाहिए, जैसे बाल चाहिए, नाखून चाहिए। सबसे प्रोमिनेंट रहता है अंडरवियर। आपने सुना होगा कि घर वाले कहते हैं बाहर अंडरवियर मत सुखाओ। ओके। तो अंडरवियर में बेसिकली क्या कहते हैं, जो तंत्र मंत्र करते हैं वो आपके अंडरवियर को यूज करके आपके ऊपर इतना गहरा तंत्र कर सकते हैं या इतना गहरा वशीकरण कर सकते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप जब पढ़ते हैं, जैसे हमारी बात होती है बहुत से लोगों से, सभी तरह के लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हाँ हम सब करते हैं, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ, मैंने तो कराया नहीं कभी। लेकिन वो बताते हैं कि आपका कोई बॉडी पार्ट, जैसे आपके बाल, आपका नाखून या आपका अंडरवियर, या आपकी कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ जो आप 24 घंटे अपने साथ रखते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी से वो जुड़ जाती है। इसका मतलब अपने अंडरवियर बहुत संभाल के रखने पड़ेंगे आज के बाद। सबसे बढ़िया ना होगा ना कोई तंत्र करेगा। सही बात है। एक और चीज़ मुझे जाननी है जी। जैसे बहुत सारे यंगस्टर बहुत परेशान रहते हैं। एक एप्लीकेशन है जिसका बहुत प्रमोशन चल रहा है आजकल, पता नहीं ये चीज़ सही है कि नहीं है। वो कुंडली देखते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की भी, ठीक है, ये काम करती है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कुंडली भी? कुफी वाली बात है यार। कुंडली मिलाने का जो प्रोसेस है वो 3 घंटे लेता है। अभी क्या है, इतनी सारी ऐप हो गई हैं, वो क्या कहते हैं, इधर डालो वो जोड़ के दे देती है। अगर जो सारा काम
गूगल से करने लगे, ऐप्स होने लगे, तो दुनिया में ना साइंटिस्ट की ज़रूरत है, ना डॉक्टर्स की ज़रूरत है, ना ज्योतिष की ज़रूरत है, ना टीचर की ज़रूरत है। यार वो क्या है, वो पहले से फीड किया हुआ एक प्रोग्राम है, लेकिन उसके पास कोई इंटेलेक्ट नहीं है। अब ये एआई आ गया है, तो आप सोच रहे हो कि एआई कभी इंसान से इंटेलिजेंट थोड़ी हो जाएगा, इंसान ने उसको बनाया। तो बेवकूफ़ी वाली बात है। और इसमें मतलब खेलने के लिए अच्छा है कि ऐसा ऐसा, लेकिन ऐसे लोग फिर बाद में दिक्कत होती है। कुंडली मिलान बहुत लंबा प्रोसीजर है, और इसको क्या कहते हैं, बहुत मतलब आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो 2 लोगों की लाइफ की है। तो ये अच्छा खासा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इसको इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। यूजुअली मेरे पास कोई आता है ना, तो मैं उनसे बोलता हूँ भाई 1 हफ्ते बाद बात करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं आपकी कल ही शादी। मैं पूरा ढंग से उसको एनालाइज करता हूँ, तब जाके मतलब 2-3 घंटे जाते हैं यार अच्छे से इसमें। जैसे बहुत सारे यंगस्टर हैं और वो ऐसी नादानी कर बैठते हैं कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए और उनको अपना पूरा जीवन मान लिया, और उनकी लाइफ से कोई चला जाए तो वापसी आ सकता है। यार ये एक ऐसी चीज़ है कि सबसे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिससे आप कनेक्ट हुए थे वो आपके लिए है कि नहीं। ठीक है, मालिया मेरे को क्या कहते हैं, मारिया शेरापोवा से प्यार हो जाए तो बेवकूफ़ी है, वो मिल ही नहीं सकती। ठीक है ना, आप किसी से कनेक्ट हो गए। कुंडली में 5th हाउस जो है वो हमारे प्रेम प्रसंगों को बताता है। अगर जो आपका 5th हाउस और वीनस जो है प्रोमिनेंट है और चंद्रमा प्रोमिनेंट है, तो आपके जीवन में आपको हर तरह का प्यार मिलेगा। वो माँ का भी होगा, गर्लफ्रेंड का भी होगा, पत्नी का भी होगा, और भी तरह का होगा। लेकिन अगर जो आपका 5th हाउस जो है एफ्लिक्टेड है और वीनस खराब है, तो वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको उससे दुख मिलेगा। और अगर जो आपके 5th हाउस में सैटर्न है या कोई बुरा ग्रह है, ये सबसे बढ़िया है, ये आपको प्यार होने ही नहीं देगा, तो दिल टूटने का खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे आप किसी से इन्वॉल्व हैं और किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी भी वजह से वो आपकी लाइफ से चला गया है, तो कुछ परिस्थितियों में उसको वापस लाया जा सकता है, लेकिन हर परिस्थिति में नहीं लिया जा सकता। समझ गया। क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पैसों को जल्दी अट्रैक्ट किया जा सकता है? देखिए आजकल लाइफ में मतलब मैं रील्स देखता हूँ, पैसा ही पैसा होगा, पैसा बरसेगा, पैसा यहाँ से। सॉरी टू कट यू, एक अंकल आंटी है, मैंने वो चीज़ लिखी हुई थी, उन्होंने कुछ बताया कि माता इटालियन बटन्स कुछ करके होता। हाँ, वो आजकल हमारे इंडिया में क्या है, हमें ना इम्पोर्टेड चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट आता है। अब आप समझिए कि हम क्या कहते हैं, हमें ऑडी पसंद है, हमें क्या कहते हैं वर्साचे गुच्ची पसंद है, और हमें क्या कहते हैं और बड़े ब्रांड्स पसंद है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के। अब एक चीज़ का ओरिजिन जो है वो इंडिया में हुआ है, ऑकल्ट का। एस्ट्रोलॉजी का जो ओरिजिन है वो इंडिया है। हमें एस्ट्रोलॉजर चाहिए विदेशी। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि आपको अमेरिका का वड़ा पाव खिला दो तो आप क्या खाओगे मुझसे कि यार वड़ा पाव तो सबसे अच्छा मुंबई का है, नागपुर का। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ क्या हो गया है कि हमारे यहाँ बहुत सारे महान एस्ट्रोलॉजर हैं जो अब हमें मंत्र भी विदेशी देने लगे। हमारे यहाँ धन की देवी माता लक्ष्मी, ठीक है, और उनके जो क्या कहते हैं कोषाध्यक्ष जिसे कहते हैं वो कुबेर जी। अब मुझे ये नहीं पता कि माता लक्ष्मी कब इटली गई, कब उन्होंने इटालियन सीखी और इटालियंस को बोल दिया कि तुम ये वाले शब्द बोलोगे तो मैं तुम्हारे पे प्रसन्न होगी और पैसे दूंगी। यार ये तो मतलब ऐसी वाली बात है, लोग बाग टॉफी की तरह मतलब कुछ भी बोल रहे हैं कि पैसा ही पैसा होगा, पैसे ऐसा कैसे हो जाएगा यार। आपकी कुंडली है, आपका प्रारब्ध है, आपने अच्छे बुरे कर्म किए, आप ये लाइफ जी रहे हो, आप एक शब्द बोलोगे आपका प्रारब्ध खत्म हो जाएगा और आपके पास ऊपर पैसा मतलब फिर तो हमें ऐसा करना चाहिए कि मोदी जी अनाउंस करा दें सुबह सुबह नेशनल टीवी पे कि भैया ये 5 शब्द बोलने हैं, आपके पास ग्राहक आएंगे और आपके पास क्या कहते हैं पैसा आएगा और आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी और आपका ये हो जाएगा। अरे भैया तेरे कुंडली में सैटर्न जो है वो 5वें घर में बैठा हुआ है, तो तेरा डाइजेशन कैसे ठीक हो जाएगा,
तेरे क्या कहते हैं कुंडली में सेकंड हाउस में राहु है या तेरा जुपिटर एफिलेक्टेड है, तो तेरा लिवर कैसे ठीक हो जाएगा? तो कोई सा भी शब्द बोल ले। तो ये मतलब आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है कि जो जितना बड़ा, जितना सफाई से और जितना महान झूठ बोले वो उतना फेमस। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ, आप समझिए, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, सारे दर्शक समझे। जैसे आपकी टंकी है ऊपर, 500 लीटर की टंकी यूजुअली होती है, उसके थ्रू आपके टैप में पानी आ रहा है। अब क्या होता है कि कभी कभी उस टैप में कीचड़ वीचड़ की वजह से ब्लॉकेज आ जाता है, तो आपका जो पानी है वो कम आने लगता है या बंद हो जाता है। इसी तरह से आपकी लाइफ में ईश्वर ने डिसाइड कर दिया कि भाई आपको इतना धन मिलेगा, लाइफ में मिलेगा, वो पूरे लाइफ स्पैन के लिए। तो उसमें ब्लॉकेजेस आ गए हैं आपके कर्मों की वजह से, आपकी दशा की वजह से। तो आप रेमेडीज करेंगे, वो ब्लॉकेज हट जाएंगे, आपका मनी फ्लो वापस आ जाएगा और फिर से आपका चीजें ठीक होने लगेंगी। लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं है कि उस 500 लीटर की टंकी को 10,000 लीटर की कर दे, ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो रेमेडीज करने से क्या होगा, जैसे मैं आपको एक पैसे के लिए रेमेडी बताऊंगा, अभी कई सारी बताऊंगा। उससे क्या होगा कि जो आपकी लाइफ में जितना पैसा ईश्वर ने लिखा है या आपके प्रारब्ध के हिसाब से डिसाइड हुआ कि आप इतना कमा पाएंगे, उसके ब्लॉकेजेस हट जाएंगे, वो पाथ स्मूथ हो जाएगा, आपके पास पैसा आने लगेगा और आपको लगेगा कि मैं अमीर होने लगा हूं। लेकिन वो पहले से डिसाइड है, ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ नया मिला है। तो रेमेडीज करने से वो ब्लॉकेजेस हट जाते हैं, वो जो मनी फ्लो है वो दोबारा से बन जाता है और वो आपके पास इकट्ठा होने लगता है, अगर जो आपके भाग्य में है तो। लेकिन ऐसी दुनिया की कोई रेमेडी नहीं है जो आपको बिना करे एक शब्द बोल के पैसा देने लगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, आई बिलीव इन नॉट बिलीविंग। क्योंकि जब तक मेरा दिमाग वो चीज प्रोसेस नहीं करेगा तब तक मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, या फिर मैं ट्राई ना करूं। अभी पता नहीं क्या क्या चल रहा है भाई, मैं तो कभी कभी देखता हूं कि बस एक शब्द बोलो और पैसा ही पैसा, और क्लाइंट ही क्लाइंट, और ये और यो सब कुछ जो ओरिजिन है पूरी एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट का 5-10 हज़ार साल पुराना इतिहास है हमारा, इससे पुरानी कोई सभ्यता नहीं है। अब आपको अगर जो मंत्र भी क्या कहते हैं इम्पोर्टेड चाहिए, तो भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम है। तो कोई कुछ भी बोल सकता है, मतलब स्वतंत्र देश है, मेरे भी फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके भी, आप कुछ भी बोलिए, जो चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक शब्द बोलने से या किसी चीज को चैंट करने से आपकी लाइफ में अंधा पैसा आ जाएगा। आएगा वही जो आपके लिखा है, ब्लॉकेजेस हट जाएंगे। करेक्ट। हम न्यूमरोलॉजी के बारे में जब बात कर रहे थे तो उसमें हमने नंबर्स के बारे में बात करी, एंड मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा है कि जो मेरे नंबर्स हैं और जो नंबर्स आपने बताया मेरे सपोर्ट में आ सकते हैं, अगर मैं उनको बिजनेस में लेके आऊँ तो क्या बिजनेस की तरक्की हो सकती है इस नंबर्स को लेके आके? बिल्कुल बिल्कुल यार, ऑब्वियसली जब हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं तो न्यूमरोलॉजिकली कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। मान लिया आप नंबर 1 रूल कर रहे हो और आपकी स्पाउस जो है नंबर 8 रूल कर रही है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, 100% कॉन्फ्लिक्ट होगा। आपको नंबर 1 के जो सपोर्टिंग नंबर है वो लेने पड़ेंगे, आपको 5 लेना पड़ेगा या 9 लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब आप मान लिया आप 5 नंबर बॉर्न हो और आपका डोमिनेटिंग नंबर 5 है, तो आप कोशिश करो कि अपने आप 6 नंबर हो या 5 नंबर हो, तो जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो पूरा कैलकुलेशन होता है। ऐसे मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली कौन से नंबर्स आपको सूट करते हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली ग्रो करेगा। तो थोड़ा सा रेमेडीज़ के बारे में बात कर लेता है। जैसे बिजनेस को ग्रो करने की रेमेडीज़ हो गई, जॉब की रेमेडीज़ हो गई, या रिलेशनशिप की रेमेडीज़ हो गई। सबसे पहले बिजनेस से स्टार्ट करता है। देखिए, रेमेडीज एक ऐसी चीज़ है जैसे कि मेडिसिन। अब मेडिसिन आपको कैसे दी जाती है? जैसे कि आपको बुखार हो रहा, आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग डोज तय की जाती है। इसी तरह से रेमेडी जो है आपके चार्ट से निकलती है कि जैसे कि आपकी कुंडली में, मतलब किसी की भी कुंडली में बिजनेस का जो प्लैनेट है वो है मरकरी। मरकरी कहाँ बैठा है, कौन से एलिमेंट में बैठा है, और
उस पर किस किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है, दशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है, तो रेमेडी फिर उस चीज़ का एक निचोड़ होगी, फिर आपको रेमेडीज बताई जाएगी। अगर जो आप जर्नल रेमेडीज पूछना चाहें तो बेसिकली बुध जो है व्यापार का कारक है। अगर जो आप व्यापार की पूछें, बुध को ठीक करने का बहुत अच्छा इलाज मैं आपको बताता हूँ। आप क्या कीजिए, आप ग्रीनरी में जाइए, नेचर के पास जाइए, पेड़ पौधों के साथ समय बिताइए, प्लांटिंग कीजिए, पेड़ लगाइए। सबसे बेस्ट रेमेडी पेड़ लगाइए। बुध बेसिकली छोटे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। छोटे बच्चों को कुछ खिलाइए, उनके साथ समय बिताइए। बुध लॉजिक का कारक होता है। आप बेसिकली अगर जो आपको अपना मरकरी ठीक करना है तो आप पजल खेलना शुरू कीजिए। और अगर जो फर्दर रेमेडीज में जाऊं तो सबसे बढ़िया रेमेडी रहती है कि जनरल रेमेडी, आप आंवले का पेड़ लगाइए। आंवला बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मरकरी को, और अगर जो आप आंवले का पेड़ लगाते हैं तो इससे आपका मरकरी ठीक होने लगे। एक बहुत अच्छी रेमेडी है, फिटकरी होता है ना, एलम। आप क्या कीजिए, और ये बिल्कुल काम करती है, ये मैंने देखी है। आप क्या कीजिए, एलम से रोज अपने दांत साफ करना शुरू कीजिए। 43 डेज कंटिन्यूस कीजिए और देखिए आपके मतलब व्यापार में बिल्कुल फर्क दिखाई देगा। आप उससे कुल्ला भी कर सकते हैं, तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी। ठीक है, ठीक है। जॉब वालों के बारे में? हाँ, जॉब वालों के लिए बेसिकली कुंडली में जो 10th हाउस होता है वो हमारे करियर को डिसाइड करता है, लेकिन जॉब के लिए हम 6th हाउस भी देखते हैं क्योंकि सेवा का घर है। तो अगर जो आप सैटर्न को ठीक करें तो आपकी जॉब में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो ठीक होने लगती हैं। छोटी सी रेमेडी है सैटर्न की जो मैंने बहुत अच्छा काम करते हुए देखी है और इमीडिएट रिजल्ट आती है। देखिए, सबसे आपको क्या करना है, आपको 7 पीपल के पत्ते लेने और कलावे से बांधकर उसकी एक माला बना लेनी है, और हर पत्ते पे लिखना है श्री राम या राम। और ये माला जो है आपको शनिवार की सुबह सुबह मतलब सनराइज के 1 घंटे के अंदर आपको हनुमान जी के गले में डालनी है, और यू हैव टू डू इट फॉर कंसेक्यूटिव 7 सैटरडेज। और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि भाई आपकी जॉब में जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं वो रिमूव हो जाए, और उनके राइट शोल्डर से थोड़ा सा सिंदूर लेके अपने तिलक लगाना है। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, इससे जॉब लगने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती हैं। लेकिन वही देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। आप कहीं ओपनिंग्स नहीं है या आप ऐसी जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हो जो आप जिसके लिए एलिजिबल नहीं हो, तो फिर ये नहीं काम करेगा। एक बहुत अच्छी रेमेडी है, ये मेरे क्या कहते हैं बहुत नोन है, उन्होंने बताई, और ये बहुत बढ़िया काम करता है स्पेशली जॉब के लिए। आपको क्या करना है, आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें एक लाल फूल डालना है, थोड़ा सा सिंदूर डालना है, और ये आपको संडे के दिन से लॉर्ड सूर्य को ऑफर करना है। मतलब सूर्य को जैसे जल चढ़ाते हैं, ये आपको लगातार 43 डेज तक करना है, संकल्प लेके कि मेरा नाम धैर्य, मेरे पिता का नाम ये, दादा का नाम ये, गोत्री, और मैं संकल्प लेता हूं कि मैं 43 दिन को तक आपको जल अर्पित करूंगा और मैं चाहता हूं कि मेरी जॉब लग जाए। ठीक है, आप इस रेमेडी को अपनी किसी भी फिजिबल विश फुलफिलमेंट के लिए काम कर सकते हैं, हर तरह से काम। मान लिया आपको कोई डिजीज है और आप चाहते हैं वो बीमारी ठीक हो जाए, आप जो भी मेडिकल हेल्प ले रहे हैं वो तो लेते रहिए, आप इसको इस तरह से कीजिए, लाल फूल लीजिए, उसमें थोड़ा सा वर्मेलिन डालिए, सिंदूर डालिए, और सूर्य को जल देना शुरू कीजिए संकल्प लेके, और आप प्रार्थना कीजिए कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। लेकिन इसमें एक पेच है, आपको जो पानी चढ़ाना है वो आपको एग्जैक्टली सेम टाइम पे चढ़ाना है टिल 43 डेज तक। अगर जो आप ये करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आप में जरा सा भी टैलेंट है और देश काल परिस्थितियों में कोई बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल नहीं है तो जॉब लग जाए। अगर जो मैंने ये 200 लोगों को बताई होगी ना रेमेडी, तो 195 की जॉब लग गई है जिन्होंने ये पूरा किया, मतलब जो ये परफॉर्म कर पाए ठीक से।
आप किसी को भी बता सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप किसी को कैसे भी बता सकते हो, जो भी जिसको भी जॉब की प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, अगर जो आप उसको बताते हैं वो करें तो 100% जॉब लगती है। किसी की कोई क्रॉनिक डिजीज है, जो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, बिल्कुल ठीक होती है। या किसी की और भी कोई विश है, वो ठीक होती है इससे। मैंने देखी है अपने आप, मतलब करवाइए लोगों को, उनका फीडबैक है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा पॉडकास्ट ये बहुत ही पावरफुल हुआ है, मुझे तो बहुत मज़ा आया एस्ट्रोलॉजी जान के, न्यूमरोलॉजी जान के, तंत्र विद्या, ये सारी चीज़ें जो भी हमने चीज़ें जानी, बहुत मज़ा आया मुझे। आखिरी क्वेश्चन, रिलेशनशिप को लेके आपकी क्या रेमेडीज आप बताते हो? देखिए, वही सारी बात है कि कुंडली में 12 घर हैं। आपका 5th हाउस आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, 7th हाउस आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो वीनस जो है आपके क्या कहते हैं लव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, मून जो है आपके इमोशनल रिलेशनशिप को क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करता है। तो इनमें से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा तो ही रिलेशनशिप खराब हो रहा है। तो वो तो कुंडली देख के ही बताया जा सकता है। लेकिन मैं फिर भी, अब आपने पूछा है तो रेमेडी बता रहा हूँ। मान लिया किसी हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उनको कुछ चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए, उनको अपने बेड के नीचे एक छोटा मिट्टी का दिया लें, उसमें 6 कपूर की टिक्कियाँ डालें, मतलब छोटी वाली गोली जो होती है, और उसको फ्राइडे के दिन बेड के नीचे रख दें। और जैसे जैसे वो एवोपराइज हो जाता है, थोड़े दिन में उड़ जाए, फिर उसको रिफिल करते रहें। तो इससे उनका जो है रिलेशनशिप में बहुत फ़र्क आएगा। किसी कांच के बोल में वो क्या कहते हैं, बेडरूम में भीमसेन कपूर जो देसी कपूर आता है, उसको भर के रखें और उसको वहीं रहने दें। फ्राइडे के फ्राइडे उसको चेंज करें, तो इससे भी बहुत फ़र्क आता है। और बेड पे जो चादर बिछाएं वो लाइट कलर की हो। इवन अगर जो आप उस पर गुलाब जल स्प्रे कर रहे हैं, तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट जो है कम होते हैं। बाकी तो रेमेडीज जो निकलेंगी वो तो देखो, मतलब वही है कि आपको टाइफाइड हुआ है तो आपको टाइफाइड का ही ट्रीटमेंट देने का, मैं आपको मलेरिया का नहीं दे सकता। लेकिन ये जनरल रेमेडी इससे काम करती है, बिल्कुल काम करती है अच्छे से। अगर जो किसी हस्बैंड वाइफ के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ये वो कर सकता है रेमेडी, इसका कोई नुकसान नहीं है। संजय जी, मजा आ गया है। मनी की रेमेडीज आप भूल गए, सारे दर्शक उसी का इंतजार कर रहे हैं, पैसों की रेमेडी का मेरे भाई। ठीक है, लोग पैसा ही पैसा बरसा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इसको बोलने से पैसा ही पैसा आएगा। आप सुन लो, देखो ऐसा है, जो मेरे ट्राइड और टेस्टेड रेमेडीज है, ये मनी की रेमेडीज है ना, बिल्कुल। ये मनी फ्लो की, देखिए मनी की कोई रेमेडी नहीं होती, मनी फ्लो की रेमेडी है। आपको बताता हूं, आपको क्या करना है। 6 गुलाब के फूल, मतलब नीचे से उसका जो थॉर्नी पार्ट है वो काट लीजिए, मतलब इतना सा रह जाए। 6 गुलाब के फूल लगातार 6 शनिवार शाम को 6, 6:30, 7 बजे के आसपास हनुमान जी के चरणों में रखने हैं। लगातार 6 शनिवार प्रार्थना करनी है उनसे, और उनके राइट शोल्डर का सिंदूर लेके तिलक करना है। अगर जो आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो उनको कुछ मिष्ठान चढ़ा दीजिए। ठीक है, आप करते हैं 6 शनिवार में ही आपको चीज़ों में फ़र्क नज़र आ जाएगा। फिर आप 1-2 का गैप दीजिए, फिर से कीजिए, 1-2 का गैप दीजिए, फिर से कीजिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ये जो बिजनेस वाले करते हैं, जिनकी पेमेंट्स आती जाती हैं, वो अगर जो ये लगातार करते रहें तो उनकी पेमेंट स्टक नहीं होंगी, उनका मनी फ्लो जो है बना रहेगा। दूसरी रेमेडी जो बिल्कुल एग्जैक्टली काम करती है, ये आप भी करके देखना, आपको पहली बार करने से इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। आप क्या कीजिए, किसी भी शुक्रवार को, अगर जो शुक्रवार पावरफुल है, एक एकादशी है या गणेश चतुर्थी है, जन्माष्टमी है, या कुछ भी मतलब कोई पावरफुल दिन है, या नवरात्रे चल रहे हैं, तो उसमें आप कीजिए। आप क्या कीजिए, एक लकड़ी की चौकी लीजिए, उस पर माता, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए, माता लक्ष्मी की उस पर फोटो रखिए, और उनके सामने मिट्टी के देसी घी के, अगर जो गाय का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, गाय के देसी घी के 9 दिए जले, और वहीं बैठ के आप श्री सूक्तम का पाठ कर लीजिए। श्री सूक्तम बेसिकली लक्ष्मी जी का एक सूक्त है, जिससे करने से, पढ़ने से, चैंट करने से लक्ष्मी जी खुश होती हैं। ये रेमेडी आपको फर्स्ट टाइम में ही
रिजल्ट दिखाएगी। मतलब जो करते हैं, मैं भी करता हूँ कई बारी, ये इमीडिएट पैसे के लिए, जैसे आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, आप इसको करोगे तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसा आएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 करोड़ आएंगे, 200 करोड़ आएंगे, वो आपके भाग्य पे निर्भर करता है, लेकिन हाँ फर्क पड़ता है। अगर जो कोई व्यक्ति इसे लगातार करता रहता है, उसका मनी फ्लो जो है अच्छा रहता है, लेकिन जादू फिर भी नहीं होने का। मतलब पैसा ही पैसा बरसेगा, ये नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये काम करती है। अगली रेमेडी जो है वो, अगर जो कोई लगातार 43 दिन तक करे तो गारंटेड उसको क्या कहते हैं, मतलब पैसा उसका बढ़ेगा। आपको क्या करना है, एक बड़ा सा दिया लेना है, घी का दिया जला लेना है, और एक आता है श्री सूक्तम, इसमें 16-17 श्लोक होते हैं। आप क्या कीजिए, अगर जो आप उसको सही से प्रोनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि हर वर्ड की एक वाइब्रेशन होती है, तो आप एक श्लोक पकड़िए और एक बूंद जो है उसमें दिए में क्या कहते हैं घी टपका दीजिए। ऐसा 16-17 श्लोक है, 17 बूंद आपको घी डालना है, 5 मिनट में ये पड़ जाता है। आप किसी अच्छे शुक्रवार से ही शुरू कीजिए और लगातार इसको 43 डेज कीजिए, वाकई में आपको बहुत मेजर फर्क दिखाई देगा। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी संस्कृत नहीं बोल सकता। आप क्या कीजिए, मोबाइल में श्री सूक्तम चलाइए और एक श्लोक होगा मोबाइल में, वो बोलेगा, उसमें एक घी की बूंद टपका दीजिए, फिर दूसरा श्लोक होगा, फिर उसमें घी की बूंद टपका दीजिए। 17-18 श्लोक है, ऐसे आप कीजिए, 5 मिनट लगेंगे और आप इसको 43 डेज करके देखिए। आपको सच में, देखिए मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर दूं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप करके देखिए, आपको सच में फर्क दिखाई देगा। लेकिन डिपेंड आपके भाग्य पे भी करता है, आपके पुरुषार्थ पे भी करता है, आपके प्रारब्ध पे भी करता है। आजकल तो लोग पैसा ही पैसा बरसवा रहे हैं, मेरे पास ऐसी कोई रेमेडी नहीं है जो पैसा ही पैसा बरसवाए। ठीक है। एक क्रिएटर है जिनका नाम है ध्रुव राठी, बहुत फेमस है, एंटी बीजेपी है, और इन्होंने एक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाई थी एंड उसमें इन्होंने दिखा रहा कि एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल ही गलत है, फेक है, फ्रॉड है पैसा बनाने के लिए। आप कुछ कमेंट करना चाहोगे ध्रुव राठी के लिए? देखिए, मैं ध्रुव राठी को बहुत ज़्यादा ना फॉलो करता, ना कोई बहुत ज़्यादा देखा है मैंने। कभी कभी रील्स के बीच में आ जाता है, थोड़ा बहुत समय मिलता है तो हम भी देखते हैं। किसी इंसान को हर चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं हो सकती, ठीक है ना। एक एस्ट्रोनॉट जो है वो जलेबी नहीं बना सकता, एक इंजीनियर जो है वो क्या कहते हैं पजामा नहीं सिल सकता। एक चीज जिसके बारे में आपने डीप में नॉलेज नहीं ली, उसको डिनाई करने में आपका क्या जा रहा है? भाई मैं कल को कह दूं कि क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉमी नहीं होती, कोई प्लैनेट ऊपर नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहते हैं उसको किसी इक्विपमेंट से नहीं देखा है, ना वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो मेरे कहने से क्या वो गायब हो जाएंगे? तो जब आप किसी चीज पे पूरी रिसर्च करें, 20 साल लगते हैं, और उसके रिजल्ट्स देखें, तब आप किसी चीज पे कमेंट करने के लायक होते हैं। आप ऐसे वीडियो बनाने को तो कोई कुछ भी वीडियो बना दे, हर एक आदमी को, यू डोंट हैव टू फाइट एवरी बैटल। मुझे हर एक आदमी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी होती है कि नहीं। जो क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे हैं और उनको फायदा हो रहा है, वो ध्रुव राठी हो या कोई भी हो, वो आते रहेंगे और फायदा उठाते रहेंगे। हाँ, हर फील्ड में कुछ लोग बोगस होते हैं, लूटने वाले होते हैं, लेकिन इस वजह से ये कह दिया जाए कि ये साइंस ही नहीं है, इस बात का कोई जवाब नहीं हो सकता। तो आपको किसी भी चीज पे, तब ध्रुव राठी 10 साल पहले एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करें, रेमेडीज की प्रैक्टिस करें, लोगों को दें। अगर जो वो काम नहीं कर रही, फिर वो 100 वीडियो बनाए, तो समझ में आता है कि ध्रुव राठी सच बोल रहे हैं। ऐसे कमेंट करने में तो यार कोई किसी भी, मैं बिल गेट्स को कह दूं कि इससे ज्यादा पैसा मेरे पास है और मैंने छुपा के रखा, बताऊंगा नहीं। ऐसी वाली बात है यार। मजा आ गया संजय जी आपके साथ पॉडकास्ट करने में, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। एंड अभी भी बहुत सारी चीजें रह गई हैं, देखते हैं कभी नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताएंगे। नेक्स्ट मैं जल्दी आपको इनवाइट करूंगा एंड उसमें और डीप डिस्कशन होगा,
एक फेवरेट टॉपिक है मेरा हनुमान जी, उनके ऊपर पूरा इन डेप्थ पॉडकास्ट मुझे करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आया आपसे बात करके एंड थैंक यू सो मच। आपको? हम मुझे हुए, एक्चुअली में हुए मुझे होंगे, उनको भी होंगे जो देखेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया मुझे आपके साथ, बहुत अच्छा लगा यार। एक्चुअली हम लोग जो हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि जो हमें पता है, जो हमने सीखा है, वो लोगों तक पहुंचे। फेमस होना बात की चीज़ है, लेकिन मतलब एक जो अंदर इतना भर लिया है हमने, वो बांटना चाहते हैं यार, इसलिए पॉडकास्ट या रील्स बनाते हैं। बाकी जो क्लाइंट्स आते हैं वो आते हैं, वो सब चीज़ अलग है, मॉनेटरी गेन्स अलग हैं, फेम अलग चीज़ है, लेकिन एक इनहेरेंट चीज़ होती है ना लोगों को भला करने की, वो है यार। कुछ रेमेडीज दिए, उससे एक जने की भी नौकरी लगेगी ना, तो मेरा पुण्य बढ़ जाएगा थोड़ा सा दोबारा बढ़ जाएगा। थैंक यू। आई होप गाइज आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं हम और गेस्ट को बुलाएं और अच्छे पॉडकास्ट करें, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ऐसे बहुत सारे वैल्यूएबल पॉडकास्ट हम लाते रहेंगे बिजनेस ओनर्स के साथ, एस्ट्रोलॉजर्स के साथ और डिफरेंट फील्ड के लोगों के साथ। तो ये बहुत वैल्यूएबल वीडियोज़ आने वाली हमारे फ्यूचर में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको किसके साथ चाहिए नीचे कमेंट करके बताना, उस गेस्ट को हम अप्रोच करेंगे, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए हमारे पॉडकास्ट हफ्ते में एक ही बार आने वाला है, जो कि ट्यूसडे को आएगा। तो मेक श्योर हर ट्यूसडे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में।